वेलकम टू दिस लेक्चर सीरीज ऑन फंक्शंस। आज के लेक्चर में हम बाइजेक्टिव फंक्शंस पर बात करेंगे। मैं मान के चल रहा हूँ ये सारे कॉन्सेप्ट्स से आप फेमिलियर हैं और इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल भी हम एक जगह पर प्रयोग में लाएंगे। सम प्रॉब्लम्स फॉर प्रैक्टिस एंड नाउ लेट अस गेट स्टार्टेड। तो क्या डेफिनेशन है बाइजेक्टिव फंक्शंस की? एक फंक्शन फ्रॉम अ सेट एक्स टू अ सेट वाई को बाइजेक्टिव तब बोला जाता है जब वो इंजेक्टिव भी हो और सर्जेक्टिव भी हो। ठीक है, ये जो प्रीफिक्स है बाय का, दिस रिलेट्स टू टू, सो टू एट अ टाइम, इंजेक्टिव भी और सर्जेक्टिव भी। ठीक है, और एक और नाम होता है बाइजेक्टिव फंक्शंस का, कम से कम एक और नाम होता है वन टू वन करस्पॉन्डेंस। एक बाइजेक्टिव फंक्शन को हम वन टू वन करस्पॉन्डेंस भी बोलते हैं। ऑब्वियस रीज़न है इसको बोलने का, ये अगर आप थोड़ा इस पर विचार करें कि इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव अगर कोई चीज़ साथ में हो जाए तो अपने आप ये नाम दिमाग में आएगा। नहीं भी आ रहा है तो कोई बात नहीं, अगली स्लाइड में हम थोड़ा और इसको स्पष्ट तरीके से देखेंगे। ओके, कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। तो हाँ, ये एक नोटेशन है कि अगर हमारे पास कोई दो सेट्स हैं एक्स और वाई, और हम जब ये लिखते हैं तो हम क्या बोलना चाहते हैं कि देर इज़ अ बाइजेक्शन बिटवीन एक्स एंड वाई, देर एग्जिस्ट्स अ बाइजेक्टिव फंक्शन फ्रॉम एक्स टू वाई। तो अगर कोई ऐसा फंक्शन एग्जिस्ट कर गया जो बाइजेक्टिव है फ्रॉम एक्स टू वाई, तो हम ये लिख देते हैं, जस्ट एक नोटेशन। ज़रूरी नहीं कि ऐसा कोई फंक्शन एग्जिस्ट करे क्लियरली। ऑलराइट, तो यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं कि देर इज़ अ बाइजेक्शन बिटवीन एन एंड जेड, जो कि बात थोड़ी सी सुनने में अजीब लगती है। एन आधा ही है, जेड पूरा है एक अर्थ में, तो कैसे ये आधी चीज़ पूरी के बराबर है? बाइजेक्शन एक अर्थ में बराबर होने का सूचक है, ये सेट और ये सेट किसी एक अर्थ में बराबर है। तो देखते हैं क्या हो रहा है यहाँ पे। ये हम देख भी चुके हैं इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव फंक्शंस पे, जब बात हुई थी तो ये बात वहाँ पे हो चुकी है, पर फिर भी इसको वापस से विस्तार में देख लेते हैं। तो कैसे हम बाइजेक्शन इस्टेब्लिश करेंगे? जो यहाँ पर इवन नंबर्स हैं उनको हम नॉन नेगेटिव नंबर्स पर मैप कर देंगे, और जो ऑड नंबर्स हैं उन्हें नेगेटिव नंबर्स पर मैप कर देंगे। तो हम डिफाइन कर रहे हैं एक फंक्शन फ्रॉम नेचुरल्स के बजाय एक बार होल नंबर लिख देते हैं। ठीक है, नेचुरल्स पे भी बात कर सकते थे, पर होल नंबर्स लिख लेते हैं, इजी हो जाएगा मेरे लिए थोड़ा। सो एक फंक्शन हम डिफाइन करेंगे फ्रॉम होल नंबर्स टू इंटीजर्स। f of n is n by 2 if n is even, और जब ऑड है तो मुझे नेगेटिव नंबर्स पर भेजना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ? या सो आई थिंक दिस शुड वर्क, माइनस n प्लस 1 बाई 2। और क्योंकि मैं इस चीज़ को इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव फंक्शंस के लेक्चर में डिस्कस कर चुका हूँ, तो आप एक्सरसाइज है टू शो दैट दिस फंक्शन इज बोथ इंजेक्टिव एंड सर्जेक्टिव। एक्सरसाइज, शो दैट f इज बाइजेक्टिव। तो नेचुरल्स और इंटीजर्स, अगर इनकी जो नंबर वाली प्रॉपर्टी है उनको भूल जाएं, केवल इनको सेट्स की तरह देखें, कुछ डॉट्स, तो एक ही बात है। चाहे होल नंबर्स लें या इंटीजर्स लें एक ही बात है, या नेचुरल्स ले लें एक ही बात है, क्योंकि नेचुरल्स और होल नंबर्स करने में ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ये फंक्शन की डेफिनेशन में थोड़ा सा परिवर्तन करना पड़ेगा। ठीक है, सो दिस इज वन एग्जाम्पल। ओके, एक और अच्छा एग्जाम्पल, सपोज एक्स कोई सेट है ऑफ साइज n, और ये जो सेट है ये कैसे परिभाषित है? पहले, k इज एनी थिंग इन दिस सेट, k 0 1 या n तक की कोई संख्या है। तो ये जो चीज़ है हम इसे डिफाइन करने जा रहे हैं, ये एक सेट है जिसकी परिभाषा है ऑल दो सबसेट्स ऑफ x जिनका साइज इज k। और इसको पढ़ते कैसे हैं? इसको हम पढ़ते हैं x चूज के, x चूज के।
और इसको और अगर स्पष्ट करना हो तो फॉर एग्जाम्पल व्हाट इज एक्स चूज वन? एक्स चूज वन इज this set, the collection of all the one element subsets of x, right? This is exactly the collection of all the one element subsets of x. ठीक है, x choose 0 क्या होगा? x choose 0 is the empty set, or rather no, it is not the empty set, it is the set containing the empty set. So x choose 0 is this. And what is x choose n? X choose n is the set which contains the set x. It's this particular set. ठीक है, सो आई होप ये समझ में आया। और एक बाइजेक्शन अब मुझे डिफाइन करना है। सो डिफाइन अ फंक्शन फ्रॉम x choose k to x choose n minus k as f of s is equal to the complement. सो क्लियरली अगर हम k साइज का कोई सबसेट लेते हैं x का और उसका कॉम्प्लीमेंट ले लेते हैं तो इस चीज़ का क्या साइज हो जाएगा? n माइनस k, क्योंकि x का साइज n है। सो दिस इज़ अ वेल डिफाइंड फंक्शन, दिस इज़ अ फंक्शन विद दिस एज इट्स डोमेन एंड दैट एज इट्स को डोमेन। तो ये तो ठीक है, हम कहना ये चाह रहे हैं कि ये एक बाइजेक्शन है। सबसे पहले ये इंजेक्शन क्यों है मैं बोल देता हूँ। अगर s और t दो सबसेट्स हैं जिसपे कि f सेम आउटपुट दे रहा है, यानी कॉम्प्लीमेंट्स उनके बराबर हैं, तो वो सेट्स भी बराबर होंगे। अगर दो सेट्स का कॉम्प्लीमेंट बराबर है तो सेट्स भी बराबर होंगे, तो उससे इंजेक्टिविटी आ गई। और अगर सर्जेक्टिविटी देखनी है तो एक बार कोई एलिमेंट यहाँ पे फिक्स कर दें, यानी कि लेट्स कॉल दिस मे बी b। तो n माइनस के साइज़ का कोई सबसेट ऑफ x हमने ले लिया। हमें दिखाना है कि यहाँ पे कुछ है जिसकी इमेज b है, राइट? पर यहाँ पे क्या है जिसकी इमेज b है? b का कॉम्प्लीमेंट। द कॉम्प्लीमेंट ऑफ b विल मैप टू द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ b विच इज इक्वल टू b। कॉम्प्लीमेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट इज द ओरिजिनल थिंग। ठीक है, सो दिस इज अ बाइजेक्टिव फंक्शन। सो मैंने बोल दिया है, पर आपका एक्सरसाइज है कि आप इसे लिखें। ठीक है, ऑल राइट। एक फिलोसॉफिकल रिमार्क है कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन दिया है फ्रॉम x टू y विच इज़ अ बाइजेक्शन, तो हम ऐसा समझ सकते हैं कि y इज़ अ कॉपी ऑफ x। x को समझ लें कि कुछ व्यक्तियों के नाम हैं, बहुत सारे व्यक्ति हैं, मान लेते हैं कि 10 व्यक्ति हैं, उनका नाम का जो सेट है वो ये है, और सब ने अब अपने अपने नाम बदल लिए, और जो नए नाम है उनका सेट है y। तो f एक बाइजेक्शन है, उसको हम ऐसे सोच सकते हैं कि बस नाम बदल गए हैं। ठीक है, तो ये धीरे धीरे अपने आप समझ में आएगा कि यहाँ पे क्या बोला जा रहा है। हो सकता है एक बार मैं ना समझ में आ रहा हूँ, पर थोड़ा सा अगर जोर डालेंगे, इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव की परिभाषा को एक साथ यहाँ पे रख करके देखेंगे तो समझ में आएगा कि एक अर्थ में y इज़ जस्ट सेम एज x। अब जैसे हमने इस एग्जाम्पल में देखा, ये कहना बिल्कुल पूरी तरह से ठीक नहीं है कि इंटीजर्स और होल नंबर्स एक ही बात है, क्योंकि होल नंबर्स का जो अलजेब्रा है वो ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है इस बाइजेक्शन से। पर अगर केवल होल नंबर्स को हम बिंदुओं की तरह से सोचें, भूल जाएं ये नंबर्स हैं, और इंटीजर्स को केवल बिंदुओं के तरीके से सोचें, भूल जाएं ये नंबर्स हैं, तो दिस थिंग इज़ एक्चुअली द सेम एज दैट। सो z इज़ अ कॉपी ऑफ द होल नंबर्स और द नेचुरल नंबर्स एट्सेट्रा। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ मैं लिख देता हूँ जो बाद में अपने आप जस्टिफाई हो जाएगा, पर वो खुद भी एक अच्छी एक्सरसाइज है और बहुत आसान भी है कि अगर x और y के बीच में बाइजेक्शन है एंड y और z के बीच में बाइजेक्शन है, तो x और z के बीच में भी बाइजेक्शन है। ठीक है, और क्लियरली x और x के बीच में बाइजेक्शन है, कोई समस्या नहीं है, आइडेंटिटी मैप। और एक और बात कि अगर x और y के बीच में बाइजेक्शन है तो y और x के बीच में भी बाइजेक्शन है। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर एक बाइजेक्टिव फंक्शन है फ्रॉम x टू y, तो एक बाइजेक्टिव फंक्शन है फ्रॉम y टू x भी, जो हम अगली स्लाइड में देखने वाले हैं। ओके, एक और छोटा सा रिमार्क कि अगर हमारे पास दो फाइनाइट सेट्स हैं x और y, और उनके बीच में कोई बाइजेक्शन है, तो उनकी कार्डिनैलिटी सेम है।
उल्टा भी ट्रू है, अगर इन दोनों सेट्स की कार्डिनैलिटी सेम है तो उन दोनों के बीच में बाइजेक्शन भी होगा, वो भी आप एक्सरसाइज के तौर पर ले सकते हैं। और अगर बाइजेक्शन है तो कार्डिनैलिटी सेम है, एकदम नॉर्मल नेचुरल बात है, तो इस पे मैं ज़्यादा समय नहीं बिताना चाहता। ठीक है, तो उससे हमें एक चीज़ अच्छी पता चली कि ये जो सेट है इसका साइज़ और ये जो सेट है इसका साइज़ सेम है। द साइज ऑफ दिस सेट यानी कि नंबर ऑफ सबसेट्स जिनका साइज k है ऑफ एन एलिमेंट सेट x इज सेम एज द नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ साइज n माइनस k। इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, अगर कोलोक्यूअल लैंग्वेज में बोलना हो, आम भाषा में बोलना हो, तो मान लेते हैं x कोई सेट ऑफ क्रिकेटर्स है और हमें k लोगों की टीम बनानी है, तो कितनी पॉसिबल टीम्स हैं। किसी भी एक के खिलाड़ियों की टीम को हम समझ सकते हैं इसका एक एलिमेंट, राइट। तो जितनी भी संभव टीम्स हैं कि खिलाड़ियों की जो हम बना सकते हैं आउट ऑफ अ गिवन सेट ऑफ n क्रिकेटर्स, वो उतनी ही टीमें हैं जितनी n माइनस के को रिजेक्ट करने पर बनती हैं। के लोगों को चुनना एक ही बात है, इसके बराबर है कि आप n माइनस के लोगों को रिजेक्ट कर दें। तो ये जो बाइजेक्शन है ये काफ़ी सहज है, इसको बहुत ही आसान भाषा में हम समझ सकते हैं। जब हमने लिखा तो शायद थोड़ा पेचीदा लग रहा होगा, पर है नहीं। ओके, और एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास। ये बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है कि अगर n कोई पॉजिटिव इंटीजर है तो हमने क्या किया कि ये सेट कंसिडर किया विच इज़ द सेट ऑफ ऑल द पॉजिटिव डिवाइजर्स ऑफ n। तो अगर इसे लिखें ठीक से तो व्हाट इज़ dn? dn इज़ दोज नेचुरल नंबर्स विच डिवाइड n। ठीक है, dn इज़ दैट सेट। और इसको थोड़ा समझ लेते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं कि अगर मान लें n इज इक्वल टू लेट्स से 6, सो d6 क्या होगा? 1 डिवाइड्स n, 2 डिवाइड 6, 3 डिवाइड 6 एंड 6 डिवाइड 6, दैट इज़ d6। सिमिलरली आप बना सकते हैं। अगर n कोई प्राइम नंबर है तो इसमें कितनी चीज़ें होंगी? 2 ही चीज़ें होंगी, 1 और जो भी प्राइम नंबर आपने उठाया। ठीक है, तो अब हम क्या कर रहे हैं कि ये जो फंक्शन है dn से dn एक फंक्शन हम डिफाइन कर रहे हैं जो कि एक डिवाइज़र को इस नंबर पे ले जाता है, d को n बाई डी पे ले जाता है। अगर इस फंक्शन का कोई क्या बोला जाए, अगर ये मीनिंगफुल डेफिनेशन है तो इसको भी डिवाइज़र होना पड़ेगा, तभी हम बोल पाएंगे कि कोडोमेन ऑफ द फंक्शन इज dn। क्या ये डिवाइज़र है अगर d डिवाइज़र है? बिल्कुल है, क्योंकि n अपॉन d, सबसे पहले n अपॉन d एक नेचुरल नंबर है, क्योंकि d डिवाइज़र है तो n अपॉन d एक नेचुरल नंबर है। और ये जो रेशियो है क्या ये एक इंटीजर है? हाँ, क्योंकि ये d है। सो देयरफॉर n बाई डी इज ऑल्सो अ डिवाइज़र ऑफ, अ पॉजिटिव डिवाइज़र ऑफ द नंबर n। सो दिस इज़ अ बोनाफाइड फंक्शन। हम क्या बोलना चाहते हैं कि दिस इज़ अ बाइजेक्शन। सो f इज़ अ बाइजेक्शन, f is a bijection because why is it injective? First of all, if f of d1 is equal to f of d2, then n by d1 is equal to n by d2 by definition of the function, which implies d1 is equal to d2, क्योंकि n और n कैंसिल हो जाएगा वगैरह वगैरह। तो इंजेक्टिविटी यहाँ से आ गई। सर्जेक्टिविटी, सपोज हमारे पास कोई डिवाइज़र है, लेट मी नॉट कॉल इट d, लेट मी कॉल इट मे बी x। सपोज x इज इन dn, वी वॉन्ट टू शो कि x इज इन द इमेज ऑफ द फंक्शन f, राइट। सर्जेक्टिविटी का मतलब ही यही है कि कोई भी चीज़ हमने कोडोमेन में पिक करी तो वो इमेज में होनी चाहिए फंक्शन के। बट f ऑफ n बाई x, f ऑफ n बाई x क्या है? n बाई x क्लियरली एक डिवाइज़र है, ये सारी बात हमने करी। अगर x कोई डिवाइज़र है तो n बाई x भी एक डिवाइज़र है, पर f ऑफ n बाई x है क्या? f ऑफ n बाई x इज n बाई x विच इज़ इक्वल टू x। So this shows surjectivity and therefore f is a bijection. Great। और उसका एक consequence मैंने यहाँ लिखा हुआ है। तो ये क्या लिखा हुआ है मैंने? सबसे पहले तो what does it even mean? तो ये जो सबसे पहली चीज़ लिखी है लेफ्ट साइड में, समेशन d डिवाइड्स n, अगर मैं ऐसी कोई चीज़ लिखूँ समेशन d डिवाइड 6 और फिर d, तो इसका मतलब क्या है? जितने भी डिवाइजर्स हैं 6 के उन सबको सम कर दो। इसका मतलब ये है d runs over all the divisors of 6 and what are we adding? We are adding d। अगर मैं यहाँ पे d स्क्वायर लिख देता तो हम क्या ऐड कर रहे होते हैं? जितने भी डिवाइजर्स हैं n के उनको स्क्वायर करके ऐड कर रहे होते हैं।
ये संख्या क्या है? ये संख्या है जस्ट 1 + 2 + 3 + 6 विच इज़ 12 आई थिंक, या सो दिस इज़ 12। और अगर यहाँ पे मैं स्क्वायर लिख देता तो वो थोड़ी बड़ी हो जाएगी, 36 + 9 + 4 + 1 वट। तो ये इस नोटेशन का मतलब है। उसी तरीके से ये क्या है, रन ओवर ऑल द डिवाइजर्स ऑफ एन, डी रन्स ओवर ऑल द डिवाइजर्स ऑफ एन, और हर एक डिवाइजर के लिए ये संख्या कैलकुलेट करके फिर सबको जोड़ देना है। हम कह रहे हैं ये संख्या और ये संख्या बराबर है, ठीक है, विच इज़ नॉट मे बी सो ऑब्वियस इमीडिएटली, बट एक बार हम ये बात समझ जाएं कि ये एक बाइजेक्शन है तो बहुत क्लियर हो जाना चाहिए। जनरल फैक्ट हम क्या बोल रहे हैं, जनरल हम जो बात बोल रहे हैं वो ये है कि इफ़ एक्स इज सम सेट ऑफ नंबर्स, सपोज एक्स इज सम सेट ऑफ रियल नंबर्स एंड एक्स इज फाइनाइट, कोई फाइनाइट सेट ऑफ रियल नंबर्स हैं हमारे पास, एंड हमारे पास एक बाइजेक्शन है फ्रॉम एक्स टू एक्स, देन ये जो सम है, अब इसका मतलब क्या हुआ, ये जो नोटेशन है इसका मतलब हुआ एक्स में जो भी चीज़ें हैं सबको जोड़ दो। ये एक डमी वेरिएबल है जो यहाँ से एलिमेंट्स पिक कर रहा है, यानी दिस रन्स ओवर द सेट एक्स, और हर बार जब हम एक्स या लिटिल एक्स यहाँ से पिक करते हैं तो हम उसको अपने समेशन में जोड़ देते हैं, यानी कि उन सारी चीज़ों को बस जोड़ा जा रहा है। दिस इज़ द समेशन सिंबल, यानी सम करना है। दिस इज़ दी सॉर्ट ऑफ दी रेंज, या क्या बोलते हैं इसको, पता नहीं, वॉटेवर। ये वो वैल्यूज़ हैं जिन्हें हम पिक कर रहे हैं, और उन वैल्यूज़ के साथ हम क्या कर रहे हैं वो यहाँ पर है, और उन सबको जोड़ना है। आई होप ये समझ में आ गया। सो दिस इज इक्वल टू दिस वैल्यू। राइट साइड में क्या लिखा है, कैपिटल एक्स में से लिटिल एक्स चुनते जाएं और हर एक के साथ एफ ऑफ एक्स की वैल्यू निकालें और फिर जोड़ दें, ठीक है। हम कह रहे हैं अगर एफ एक बाइजेक्शन है तो ये दोनों बराबर हैं, और ये बहुत क्लियर बात है। बेसिकली क्या है, मान लें एक्स इज़ एक बार के लिए x1 अप टू xn, ये चीज़ें हैं, तो लेफ्ट साइड में लिखा क्या हुआ है, x1 + x2 + डॉट 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 अप टू xn, यही लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है। राइट साइड में ये चीज़ लिखी है पर इन अ परम्यूटेड फैशन, वो कुछ ऐसा लिखा हो सकता है x3 + x7 + डॉट 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 प्लस, मतलब कुछ अलग अलग, क्या बोलते हैं उसको, मतलब परम्यूटेशन का हिंदी मुझे नहीं पता, पर जिस श्रृंखला में यहाँ पर चीज़ें लिखी हैं बस उस श्रृंखला में ना लिख करके किसी एक दूसरी श्रृंखला में लिखी हुई हैं जो सेम ही सम देगा, राइट। अगर किसी समेशन में जैसे x + y + z है, इसमें अगर हम y और z की जगह बदल दें तो भी वैल्यू तो सेम ही रहेगी, तो बस वही बात है। प्रोडक्ट के साथ भी वही होगा, यहाँ तो हमने सम किया है, हम प्रोडक्ट भी कर सकते थे, हम बहुत कुछ कर सकते थे, तो वो चीज़ मैं कह रहा हूँ, ठीक है। All right, yeah, so using this fact we have this immediately, because the left side is nothing but summation d in dn of d, and the right side is summation d in dn f of d. This is the left side, this is the right side, और now you use this fact, immediately ये आ जाएगा। और ये इतना obvious नहीं है, अगर एक बार में ये देखें और आपकी उतनी अभी मैथ में ग्राउंडिंग नहीं है तो ये थोड़ा अजीब सा लग सकता है। आई होप समझ में आ गया। ऑल राइट, और एक ये छोटी सी बात और यहाँ पे मुझे बोलनी है कि अगर दो बाइजेक्शंस हैं हमारे पास और उनको कंपोज किया जाए तो एक बाइजेक्शन ही मिलता है। हम पहले देख चुके हैं कि कॉम्पोजिशन ऑफ टू इंजेक्शंस इज एन इंजेक्शन एंड कॉम्पोजिशन ऑफ टू सर्जेक्शंस इज अ सर्जेक्शन, उसको यूज़ करके ये इमीडिएट है, ठीक है। सो ये दो अच्छे एग्जाम्पल्स हमें मिले। ओके, ऑल राइट, सो लेट्स प्रोसीड। इनवर्स ऑफ अ फंक्शन, इनवर्स ऑफ अ बाइजेक्टिव फंक्शन, हर फंक्शन का इनवर्स नहीं लिया जा सकता पर बाइजेक्टिव फंक्शंस का इनवर्स लिया जा सकता है। तो अगर हम मेरे पास कोई बाइजेक्शन है फ्रॉम अ सेट x टू अ सेट y, और उसको हमने ऐसे डिपिक्ट कर दिया, यहाँ पर हम x को एक फाइनाइट सेट की तरह से सोच रहे हैं, पर जनरली पिक्चर तो बस समझाने के लिए है। तो हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि एक बिंदु यहाँ पे एग्जैक्टली एक बिंदु को करस्पॉन्ड करता है और उल्टा भी ट्रू है, अगर यहाँ पे कोई बिंदु है हमारे पास तो उसके करस्पॉन्डिंग डोमेन में एग्जैक्टली एक पॉइंट होगा। यहाँ पर कोई पॉइंट खाली नहीं बैठा होगा, क्योंकि बाइजेक्टिव फंक्शन इन पर्टिकुलर सर्जेक्टिव होता है, और ऐसा कभी भी नहीं होगा कि यहाँ पे दो चीज़ें हैं जो सेम पॉइंट पर अपने आप को भेज रही हों। तो हम इन सारे एरोज़ को रिवर्स कर सकते हैं।
सारे एरोज को रिवर्स कर देंगे तो एक नया फंक्शन मिल जाएगा जो कि y से x पर जा रहा होगा। जो ओरिजिनल फंक्शन था वो x से y जा रहा था, पर एरोज रिवर्स करने के बाद अब हमें एक नया फंक्शन मिल जाएगा जो कि y से x जा रहा है, और यही है इन्वर्स ऑफ f। उसको लिखते ऐसे हैं, ठीक है। तो अब इसको प्रॉपरली शब्दों में लिख देते हैं। तो मान लेते हैं हमारे पास कोई फंक्शन है फ्रॉम x टू y जो कि एक बाइजेक्शन है। उसका इन्वर्स ऑफ f इज अ फंक्शन डिफाइंड एज, जिसकी नोटेशन ये है, एक बार उसको g ही लिख देता हूं, इज अ फंक्शन g फ्रॉम द कोडोमेन ऑफ f टू द डोमेन ऑफ f। और क्या इसकी परिभाषा है, g ऑफ लिटिल y, g of y is the unique element, the element of x, such that f of x is equal to y। कोई भी चीज़ हमने कोडोमेन ऑफ f में से उठाई, एक यूनिक चीज़ होगी डोमेन में जो उस पर मैप हो रही है, बस वही है जी वाई की वैल्यू, ठीक है। तो जो यहाँ हमने बोला था बस उसको शब्दों में लिख दिया है। और व्हाट इज़ द नोटेशन ऑफ द इन्वर्स, द नोटेशन ऑफ द इन्वर्स इज f और उसके एक्सपोनेंट में -1। एक्सपोनेंट से मेरा मतलब बस कहने भर का है, ऐसा नहीं है कि फंक्शन को एक्सपोनेंशिएट कर रहे हैं, ऐसा कुछ कर रहे हैं, कर भी सकते हैं पर ठीक है वहाँ तक नहीं जाएंगे। सो द इन्वर्स इज रिटन एज f इन्वर्स, मे बी आई डोंट नो कहाँ लिखूँ इस चीज़ को, ऐसे लिख देता हूँ। इसको पढ़ते भी ऐसे हैं, f इन्वर्स या इन्वर्स ऑफ f, ओके। और वो चीज़ मैंने शायद दोहराई है यहाँ पर इस स्लाइड में, यहाँ पर मैंने फिर से बोला हुआ है, ठीक है। सो दिस इज़ द नोटेशन। और एक और टर्मिनोलॉजी कि बाइजेक्टिव फंक्शंस आर आल्सो कॉल्ड इन्वर्टिबल फंक्शंस, राइट। उनका इन्वर्स लिया जा सकता है, इसलिए उन्हें इन्वर्टिबल फंक्शंस बोलते हैं। ओके ग्रेट, लेट्स लुक एट सम एग्जांपल्स। z से z यानी इंटीजर्स टू इंटीजर्स ये हमारा फंक्शन है। दिस इज़ अ बाइजेक्टिव फंक्शन, वो आपके एक्सरसाइज है, हम पिछले लेक्चर्स में ये देख भी चुके हैं कि ये फंक्शन इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव दोनों हैं, तो ये बाइजेक्टिव तो है ही। इसका इन्वर्स क्या हम डिस्क्राइब कर सकते हैं, f इन्वर्स फ्रॉम z टू z इज नथिंग बट दिस मैप। कौन सी चीज़ है z में जो n पर मैप होती है अंडर f, n-1, n-1 is the thing which maps to n under f, so that's why the output of f inverse when you feed it n is n-1, okay। This is one example and this is also a very nice example कि अगर कोई पॉजिटिव इंटीजर n है, dn is the set of all the positive divisors of n, जो कि हमने देखा अभी पिछली स्लाइड में, और ये हमारा फंक्शन जो कि हमने देखा कि बाइजेक्टिव है, इसका इन्वर्स क्या है, इसका इन्वर्स ये खुद ही है। Then f equals f inverse. What is f inverse of d? What is f inverse of d? वो चीज़ जो d पर मैप होती हो अंडर f, वो कौन सी चीज़ है, n by d। n by d is the element which maps to d under f, so this is n by d. But this is precisely the description of f. f का जो डिस्क्रिप्शन है वही f इन्वर्स का डिस्क्रिप्शन है, तो वो दोनों सेम ही फंक्शंस हैं। सो f इज इक्वल टू f इन्वर्स। तो ये भी हो सकता है किसी फंक्शन के लिए कि वो खुद का ही इन्वर्स हो, अगर उसकी डोमेन और कोडोमेन सेम है तभी ऐसा हो सकता है। ऑल राइट, तो यहाँ पे मुझे एक और रिमार्क ज़रूरी है बोलना, क्योंकि आगे तो मेरे पास इसके लिए जगह नहीं होगी। कैसे बोलूँ, अलग से बना देता हूँ क्योंकि काफ़ी ज़रूरी बात है। सो नोट या लेमा जो भी आप इसे बोलना चाहें, सपोज़ हमारे पास दो फंक्शंस हैं, बी बाइजेक्टिव फंक्शंस, दो बाइजेक्टिव फंक्शंस हैं, या ऐसे नहीं बोलता हूँ, मान लेते हैं एक ही बाइजेक्टिव फंक्शन है, लेट f बी अ बाइजेक्टिव फंक्शन, देन
a function from y to x is the inverse of f if and only if दो बातें, ये composite is the identity on x and ये जो composite है f composed with g, this is the identity on y. तो मुझे समझाना पड़ेगा ये identity on x और identity on y क्या है. बड़ी सरल बात है. Identity function on x is this function. It's the function which takes x to x for all x. And similarly, the identity on y is the function that takes y to y for all y. ठीक है. तो पहले प्रूफ पर जाने से पहले इस पे रुक करके खुद से विचार करें कि मैं क्या बोल रहा हूँ, तभी चीज़ें समझ में आएंगी. अगर वो पिक्चर हम बनाएं जो पिछले स्लाइड में थी, लेट मी स्टील फ्रॉम द प्रीवियस स्लाइड. एक बार पिक्चर के माध्यम से समझते हैं कि क्या बोला जा रहा है. f ये फंक्शन है x टू y और f इनवर्स ये है. क्या ये जो कॉम्पोजिट है f इनवर्स कंपोज विद f, क्या ये आइडेंटिटी है x पर? बिल्कुल है, क्योंकि डेफिनेशन ही वही है कि एरो को रिवर्स कर दो. हमने कोई एंट्री उठाई यहाँ से, f को भेजी और अब f इनवर्स को भेजी, तो वापस वहीं तो आ गए जहाँ से शुरू किया था. एंड देयरफॉर द कंबाइंड इफेक्ट इज सेम एज द आइडेंटिटी फंक्शन. कुछ भी किया ही नहीं, जो इनपुट था वही आउटपुट बन गया. और वही बात यहाँ पे भी लागू होती है. यहाँ से शुरू किया, इनपुट दिया, यहाँ पहुँचे, फिर वापस f लगाया, वापस वहीं पहुँच गए जहाँ से शुरू किया था. तो ये कोई रहस्यमय बात नहीं बोली गई है. उल्टा भी ट्रू है. अगर ये दोनों चीज़ें हो रही हैं तो g वुड बी द इनवर्स ऑफ f. ठीक है, इसको अब प्रूव कर लेते हैं. प्रूफ इज़ वेरी सिंपल. सो दो बातें करनी है, क्योंकि इफ़ एंड ओनली इफ़ है तो दो बातें करनी है. सपोज g इज़ द इनवर्स ऑफ f, तो हमें शो करना है ये दोनों चीज़ें हो रही हैं. सो देन g ऑफ f, और इसमें हमने एक एंट्री फीड करी x की. रिकॉल और नोट, g ऑफ f क्या है? g ऑफ f इज़ अ फंक्शन फ्रॉम x to x, राइट, बाय डेफिनेशन ऑफ द कॉम्पोजिट. सो ये ऐसा एक फंक्शन है. सो ये जो चीज़ है ये क्या है? दिस बाय डेफिनेशन इज g ऑफ fx. और ये क्या है? ये इसकी परिभाषा हम रिकॉल करते हैं. व्हाट इज g ऑफ एनीथिंग? g ऑफ एनीथिंग इज द यूनिक एलिमेंट इन x जो जब f में फीड किया जाए तो ये आउटपुट मिले. कौन सी चीज़ है जो f में फीड की जाए तो ये आउटपुट मिले? x. f एक इंजेक्टिव फंक्शन है, तो x एकमात्र ऐसी चीज़ है जो f में फीड किया जाए तो ये आउटपुट मिले. सो दिस इज इक्वल टू x. दिस इज ट्रू फॉर ऑल x, राइट? दिस होल आर्ग्यूमेंट इज ट्रू फॉर ऑल x, and hence g composed with f is the identity on the set x. And similarly, you can argue that f composed with g is the identity. I mean, this doesn't make sense. This is the identity on y. So this is your exercise, the second part. और अब हमें उल्टा करना है कि अगर ये दोनों चीज़ें दी हुई हैं तो हमें शो करना है g is the inverse of f. So for the other part, now suppose ये दोनों बातें गिवन हैं, then want to show that g is f inverse. मे बी एक छोटी सी पिक्चर मुझे बना देनी चाहिए थी कि x to y और फिर y to x. तो ये मेरा f है, ये g, और ये हमको आइडेंटिटी दिया है वगैरह वगैरह. मे बी इसको ना ही बनाओ तो ज़्यादा अच्छा है, पर आप खुद के लिए बना सकते हैं. इस तरह की पिक्चर काम आती है. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर ये दिया है तो क्या g अपने आप एक बाइजेक्टिव फंक्शन है? वेल, g कंपोज विद f एक सर्जेक्टिव फंक्शन है, क्योंकि वो एक दैट इज सेम एज आइडेंटिटी ऑफ x. आइडेंटिटी ऑफ x एक बाइजेक्टिव है एंड हेंस सर्जेक्टिव. So this implies that
दिस इम्प्लाइज दैट जी इज सर्जेक्टिव, क्योंकि ये बात हम पहले कर चुके हैं, और क्योंकि आइडेंटिटी ऑफ वाई इज एन इंजेक्टिव फंक्शन, दिस इम्प्लाइज दैट जी इज इंजेक्टिव। सो जी एक बाइजेक्टिव फंक्शन है। अगर पिछले 2 लेक्चर्स आपने ठीक से देखें तो आपको स्पष्ट हो रहा होगा कि जी एक बाइजेक्टिव फंक्शन है। पहला वाला बोलेगा जी इज सर्जेक्टिव, दूसरा बोलेगा जी इज इंजेक्टिव। तो वो बात मैं जस्टिफाई नहीं करूँगा कि जी इज बाइजेक्टिव। फाइन, नाउ इज इट ऑल्सो द इनवर्स ऑफ एफ? वेल, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स is identity of x, which implies this is equal to x, and this is true for all x. तो यहाँ से पता चल रहा है कि g is indeed the inverse of f. कोई भी इनपुट दिया y, उसको वो उसी बिंदु पर भेज रहा है जो यूनिक पॉइंट है डोमेन ऑफ f में, जिसकी इमेज अंडर f इज y. ठीक है, जस्ट डेफिनेशंस का खेल है. सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस फैक्ट और लेमा. इट्स यूजफुल. जैसे पिछले ही स्लाइड में हमें दिखाना था कि ये जो फंक्शन था dn टू dn, दिस वॉज इट्स ओन इनवर्स, हमें ये दिखाना था. तो वो हम ऐसे भी देख सकते थे कि f कंपोज विद f इज़ द आइडेंटिटी ऑन dn, राइट. 2 बार f लगाया तो उसी बिंदु पर पहुंचेंगे जिससे स्टार्ट किया था, एंड दैट वुड फिनिश द प्रूफ इमीडिएटली कि f इज इट्स ओन इनवर्स. ओके, सो लेट्स प्रोसीड. हाँ, तो एक छोटा सा कॉशनरी नोट कि ये जो नोटेशन है प्री इमेज की, जिसको हम ऐसे लिखते हैं एफ इनवर्स, इसको प्री इमेज से कंफ्यूज ना करें. जब हमारे पास कोई भी फंक्शन दिया होता है फ्रॉम अ सेट एक्स टू अ सेट वाई, तो किसी भी सबसेट ऑफ वाई के लिए, मान लें बी इज अ सबसेट ऑफ वाई, हम उसकी प्री इमेज ले सकते हैं अंडर एफ, और उसकी परिभाषा होती है वो सारे एलिमेंट्स इन द डोमेन जो कि बी में मैप होते हैं, राइट. ये है एफ इनवर्स बी. पर यहाँ पे जो एफ इनवर्स लिखा हुआ है, ये जो एफ इनवर्स है, इससे ये कंफ्यूज नहीं होना है कि हम एफ को एफ को बाइजेक्टिव है ऐसा कुछ कह रहे हैं कि एफ इज़ अ बाइजेक्टिव फंक्शन, या ऐसी कोई भी बात हम बोल रहे हैं. नहीं, एफ इनवर्स भी अपने आप में एक पूरी चीज़ है. यहाँ पे एफ इनवर्स का खुद का कोई अस्तित्व नहीं है. एफ इनवर्स भी एक मीनिंगफुल चीज़ है, पर एफ इनवर्स कोई पूछ ले क्या है, नहीं, एफ इनवर्स कुछ नहीं है. पर एफ अगर एक बाइजेक्टिव फंक्शन है तो एफ इनवर्स इज कैन बी थॉट ऑफ, और एफ इनवर्स इज अ मैप फ्रॉम वाई टू एक्स. बट वहाँ पे भी जो ये एफ इनवर्स जो लिखा गया है और जो ये लिखा गया है उसमें फ़र्क है. ये जो एफ इनवर्स है ये एक फंक्शन है फ्रॉम वाई टू एक्स, पर ये जो एफ इनवर्स है ये अपने आप में कुछ नहीं है. एफ इनवर्स बी का तो मतलब है, पर एफ इनवर्स का अकेला कोई मतलब नहीं है. तो दिखने में ये दोनों एकदम सेम है, पर कॉन्टेक्स्ट से समझ में आएगा कि हम क्या बात कर रहे हैं. ये अनफॉर्चुनेट क्लैश ऑफ नोटेशन है, नहीं होना चाहिए, पर अब है. दिस इज़ द स्टैंडर्ड वे थिंग्स आर रिटन. और इतना भी बुरा क्लैश नहीं है, ऐसा नहीं है कि आर्बिट्ररी क्लैश हो गया. कुछ हद तक तो ये इन्वर्स ही हो रहा है एक अर्थ में, जो मतलब उल्टी दिशा में हम जा रहे हैं. पर अब जो भी है, दिस इज़ हाउ थिंग्स स्टैंड. ओके, ठीक है. एक छोटी सी एक्सरसाइज अब हम करेंगे जो बहुत ही ड्राई सी साउंड करेगी, पर उपयोगी है, एंड अगेन ऑप्शनल फॉर जेईई. तो हमारे पास 4 सेट्स हैं, एक्स, एक्स प्राइम, वाई, वाई प्राइम, जो इन्फिनिट भी हो सकते हैं और जो सभी के सभी नॉन एम्प्टी हैं. मान लेते हैं एक्स और एक्स प्राइम के बीच में कोई बाइजेक्शन एग्जिस्ट करता है, और वाई प्राइम के बीच में भी कोई बाइजेक्शन एग्जिस्ट करता है. हमें शो करना है कि ये जो सेट है, द सेट ऑफ ऑल द मैप्स फ्रॉम एक्स टू वाई, और ये जो सेट है, द सेट ऑफ ऑल द मैप्स फ्रॉम एक्स प्राइम टू वाई प्राइम, इनके बीच में भी एक बाइजेक्शन है. नाउ मॉरली दिस शुड बी ऑब्वियस. एक्स और एक्स प्राइम एक अर्थ में एक ही सेट है, इन सेट्स में बस नाम का फ़र्क है. वाई और वाई प्राइम में भी केवल नाम का फ़र्क है. तो क्यों द सेट ऑफ ऑल द पॉसिबल मैप्स फ्रॉम एक्स टू वाई और सेट ऑफ ऑल द पॉसिबल मैप्स फ्रॉम एक्स प्राइम टू वाई प्राइम में कुछ भी फ़र्क होगा. पर उसी बात को अब हमें बहुत अच्छे से प्रमाणित करना है शुद्धता के साथ. तो वो ऐसे कर सकते हैं, एक बाइजेक्शन फिक्स कर लें, क्योंकि हमें पता है कि एक्स और एक्स प्राइम और वाई प्राइम के बीच में बाइजेक्शंस हैं, तो उन्हें फिक्स कर लें. सो लेट phi be a bijection from x to x prime and psi be a bijection from y to y prime.
ओके, ये दो बाइजेक्शंस हमने फिक्स कर लिए। अब बात क्या है कि हमें इस सेट और इस सेट के बीच में एक बाइजेक्शन दिखाना है, यानी कि अगर मुझे ऐसा कोई फंक्शन दिया हो तो मुझे ऐसा एक फंक्शन प्रोड्यूस करना है और इस तरीके से करना है कि जो जो क्या बोलते हैं, जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो बाइजेक्टिव हो, यानी हर एक चीज़ यहाँ पर एग्जैक्टली एक चीज़ से करस्पॉन्ड करे, दो अलग अलग चीज़ें यहाँ पर दो अलग अलग चीज़ों से ना करें, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। एकदम नेचुरल बात है कि अगर मेरे पास ये फंक्शन यहाँ पे दिया है तो मैं यहाँ से एक फंक्शन बना सकता हूँ। कैसे? पहले फाई इन्वर्स के माध्यम से एक्स पर चले जाएं, क्योंकि एक्स प्राइम और एक्स एक ही बात है। अंडर दिस आइडेंटिफिकेशन, बाइजेक्शन को आइडेंटिफिकेशंस भी बोलते हैं कई बार कोलोकियली। पहले फाई इन्वर्स के माध्यम से एक्स बन जाएं, फिर एफ अप्लाई करें और फिर साई के माध्यम से वाई प्राइम पे आ जाएं। दैट इज़ अ नेचुरल फंक्शन दैट इज़ कमिंग फ्रॉम दिस फंक्शन एफ एंड फ्रॉम दीज टू बाइजेक्शंस। ये जो दो बाइजेक्शंस हैं वो यहाँ पे किसी भी फंक्शन को काइंड ऑफ पुल डाउन करके यहाँ पे एक फंक्शन में तब्दील कर दे रहे हैं। ओके, तो द मैप इज डिफाइन अ मैप। अब उसका नाम क्या दे पता नहीं, आई डोंट नो, अल्फा फ्रॉम मैप्स एक्स टू वाई टू maps x prime to y prime as alpha of f is phi inverse composed with f composed with psi। जैसा कि अभी हमने इस पिक्चर में देखा, the map that makes this diagram commute, this is alpha f, the map that makes this diagram commute, exactly वही मैप। कहने का मतलब क्या है? अल्फा ऑफ एफ वो मैप है फ्रॉम एक्स प्राइम टू वाई प्राइम, एग्जैक्टली वो मैप है सच दैट अगर फाई अप्लाई करके अल्फा ऑफ एफ अप्लाई करें या एफ अप्लाई करके साई अप्लाई करें, एक ही बात है। इस चीज़ को लिखने का एक और तरीका था कि कैसे बोलें इसको, alpha f composed with phi is equal to psi composed with f. Alpha f is the unique map which does this. क्योंकि phi एक bijection है, alpha f is the unique map which does this. Okay, so that is the definition of alpha f, and now we need to show, or we want to show कि alpha is a bijection. So claim alpha is an injection. Why is that? Suppose alpha f1 या alpha f is equal to alpha g. That would imply कि psi composed with f composed with phi inverse is equal to psi composed with f composed with g composed with phi inverse। ठीक है, this implies psi composed with f composed with phi inverse and that composed with phi is equal to this thing composed with phi, which implies, इसको अब हम ऐसे लिखेंगे क्योंकि कॉम्पोजिशंस एसोसिएटिव होते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, right? But what is this guy? This is the identity function on, this is the identity function on x prime. No, this is the identity function on x, phi and then phi inverse. This is the identity on x. So this implies but this is same as saying that psi composed with f is equal to psi composed with g. And by the same reasoning, you can get rid of the psi, so you will get f equals g. बोथ साइड्स साई इनवर्स से कंपोज करेंगे, जैसे कि ये स्टेप करके हम फाई से छुट्टी पा गए, वैसे ही साई से छुट्टी पाने के लिए साई इनवर्स से कंपोज करेंगे बोथ साइड्स, तो ये भी गायब हो जाएगा, आइडेंटिटी ऑन वाई बन जाएगा वट एवर। सो यू विल गेट एफ इक्वल्स जी। सो दिस शोज इंजेक्टिविटी ऑफ द फंक्शन अल्फा। व्हाट अबाउट सर्जेक्टिविटी? क्लेम अल्फा इज सर्जेक्टिव। Proof very simple. Alpha of, suppose you fix some function, नाम क्या दें इसको, suppose you fix f prime in maps from
x prime to y prime, then just note that alpha of this particular map, which map? Alpha of phi composed with f prime composed with psi inverse. सबसे पहले ये मैप है कहाँ से कहाँ? ये मैप है x to y, क्योंकि डोमेन ऑफ फाई इज x, और ये कॉम्पोजिट वैलिड है क्योंकि जो को डोमेन है फाई का वो f प्राइम के डोमेन से मैच कर रहा है, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ये एक वैलिड कॉम्पोजिट है जो कि x से y जा रहा है, तो दिस इज अ वैलिड थिंग टू आस्क फॉर। अल्फा इज अ फंक्शन फ्रॉम मैप्स x to y to whatever, so this is a valid thing to ask for. But what is this? By definition of alpha, this is equal to psi composed with the input composed with phi. That's the definition, but again composites are associative, so we can compose it this way. और ये है identity on y, and the other thing is identity on x, but that is same as f prime. नहीं, कुछ गड़बड़ किया हुआ है मैंने। ये जो चीज़ है, दिस इज आइडेंटिटी ऑन y प्राइम, और ये सॉरी दिस इज रॉन्ग, ये गलत लिखा हुआ है। यहाँ पर फाई इनवर्स होना चाहिए था, और ये साई, नहीं क्या तो हो रहा है पता नहीं, ये तो ठीक ही था। सो दिस वॉज साई इनवर्स, दिस वॉज फाई, दैट इज फाई इनवर्स, राइट? साई कंपोज विद इनपुट कंपोज विद फाई इनवर्स, साई कंपोज विद इनपुट कंपोज विद फाई इनवर्स, या तो ये भी ठीक है, और ये गड़बड़ लिखा हुआ है। This is phi composed with phi inverse, and yeah, so this is identity on y prime, and the other thing is identity on x. अब ठीक है, this function is identity on y prime, psi inverse, and then you apply psi inverse पहले, psi बाद में. So this is identity on y prime, and this guy is identity on x prime, right? Phi inverse and then phi inverse and then phi. तो ये जो composite है, this is same as f prime. All right, so anything in the codomain of alpha can be achieved as the image of something, and hence alpha is surjective, so that shows alpha is surjective. And hence alpha is bijective because it is both injective and surjective, and we have shown this result. Very simple, trivial result, पर ये आना चाहिए, ये लिखना आना चाहिए। ओके, अब हम कुछ पीएनसी से संबंधित एप्लीकेशंस देखेंगे। सबको मैंने ऑप्शनल फॉर जेई लिखा हुआ है, पर जब हम पीएनसी करेंगे तब तो ये सब करना ही है। पर अभी के लिए फॉर द फर्स्ट रीडिंग आप इसको स्किप कर सकते हैं, पर देख भी सकते हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। तो हमें क्या करना है कि दो फाइनाइट सेट्स दिए हैं x और y, x का साइज़ मान लेते हैं k है, y का साइज़ मान लेते हैं n है, और प्रश्न है या सिद्ध करना है कि नंबर ऑफ इंजेक्टिव फंक्शंस फ्रॉम x टू y, उसकी संख्या इसके बराबर है। ये लिखने के पहले ये मान के चल रहे हैं कि n इज़ एटलीस्ट k, सो अस्यूम n इज़ एटलीस्ट k, क्योंकि अगर n k से छोटा हो गया तो जो नंबर ऑफ इंजेक्टिव फंक्शंस फ्रॉम x टू y है वो तो हमें ऐसे ही पता है, वो ज़ीरो होगा। अगर यहाँ पे कम एलिमेंट्स हैं कंपेयर टू x, तब तो कोई भी इंजेक्टिव फंक्शन x से y पर नहीं भेजा जा सकता। तो जो प्रश्न है वो सार्थक तभी है जब n इज़ एटलीस्ट k, और उस केस में हम कह रहे हैं कि जो नंबर ऑफ इंजेक्टिव फंक्शंस है वो ऐसे हम लिख सकते हैं। बड़ा ही सिंपल सा उसका फॉर्मूला है, ठीक है। तो इसको हम बहुत प्रॉपरली सिद्ध करेंगे, पर एक इंट्यूटिव एक्सप्लेनेशन उसके पहले देंगे। वहाँ पर आने से पहले कुछ बातों को यहाँ पर लिखना ज़रूरी है, कुछ नोटेशंस, कि अगर x और y दो नॉन एम्प्टी सेट्स हैं
तो ये जो चीज़ लिखी हुई है INJ इंज x, y, इसका मतलब है द सेट ऑफ ऑल द इंजेक्टिव फंक्शंस फ्रॉम x to y. So all those functions from x to y which are injective. ठीक है, जस्ट एक नोटेशन. और एक एक्सरसाइज कि अगर x प्राइम y प्राइम ये 4 सेट्स हैं सब नॉन एम्प्टी, इनफाइनाइट भी हो सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं फाइनाइट हो, और ये मान ले कि x और x प्राइम के बीच में कोई बाइजेक्शन एग्जिस्ट करता है और y प्राइम के बीच में कोई बाइजेक्शन एग्जिस्ट करता है, तो एक्सरसाइज है ये शो करना कि द सेट ऑफ ऑल द इंजेक्टिव मैप्स फ्रॉम x टू y इज इन बाइजेक्शन विद द सेट ऑफ ऑल द इंजेक्टिव मैप्स फ्रॉम x प्राइम टू y प्राइम. ऐसी एक चीज़ हम देख चुके हैं इस लेक्चर में, जब इसके बजाय हमने मैप्स लिख दिया था. इंजेक्टिव मैप्स के बजाय केवल मैप्स की बात करें तो वो एक्सरसाइज हम कर चुके हैं. जैसे कि हमने बोला भी था, वो एक मंडेन एक्सरसाइज है, एक अर्थ में वहाँ पे कुछ हो नहीं रहा है. x और x प्राइम के बीच में बाइजेक्शन है, तो वो एक अर्थ में एक ही सेट है, बस नाम बदल दिए गए हैं. तो कोई वजह नहीं है कि ये और ये भिन्न हो, और ये एक्सरसाइज बस उस चीज़ को फॉर्मलाइज कर रही है. ऑल राइट. और आखिर में जब हम ये बात समझ गए तो इससे हमें पता चला कि ये जो कार्डिनलिटी है, कार्डिनलिटी ऑफ द सेट ऑफ ऑल द इंजेक्टिव फंक्शंस, अगर x और y दो सेट्स हैं, फाइनाइट सेट्स, x का साइज़ k है, y का साइज़ n है, तो जो सेट ऑफ ऑल द इंजेक्टिव फंक्शंस है फ्रॉम x टू y वो केवल इन दो नंबर्स पर डिपेंड करेगा. ये सेट वास्तव में क्या है उस पर डिपेंड नहीं करेगा. राइट. सो वी डिफाइन दिस थिंग, ये नोटेशन है NPK एज द नंबर ऑफ इंजेक्टिव फंक्शंस फ्रॉम x टू y. एक बार दोहरा देता हूँ, ये जो डेफिनेशन है ये वेल डिफाइंड है, क्योंकि x वास्तव में क्या है और y क्या है उससे फ़र्क नहीं पड़ता है. इस क्वांटिटी को केवल इससे मतलब है कि x का साइज़ क्या है और y का साइज़ क्या है. वही बात इस एक्सरसाइज में बोली गई है. अगर x और x प्राइम का सेम साइज़ है, यानी उन दोनों के बीच में एक बाइजेक्शन है. फाइनाइट सेट्स में बाइजेक्शन तभी होता है जब दोनों सेट्स का साइज़ सेम होता है. अगर x और x प्राइम का सेम साइज़ है तो उन दोनों में एक बाइजेक्शन होगा, और y प्राइम का अगर सेम साइज़ है उन दोनों में बाइजेक्शन होगा. ये एक्सरसाइज बोल रही है कि फिर इसमें और इसमें भी बाइजेक्शन है, माने कि इसका और इसका साइज़ सेम है. तो जो साइज ऑफ दिस क्वांटिटी डज नॉट डिपेंड ऑन व्हाट द सेट x इज एंड व्हाट द सेट y इज, ओनली डिपेंड्स ऑन व्हाट द साइज ऑफ x इज एंड व्हाट द साइज ऑफ y इज. और इसलिए हम NPK डिफाइन कर सकते हैं ऐसे. कोई भी सेट ले ले n साइज का, कोई भी सेट ले ले k साइज का, और कोई भी सेट ले ले n साइज का, उन दोनों के बीच में जो सेट ऑफ ऑल द इंजेक्टिव मैप्स का साइज है वही है NPK. आई होप दिस इज ऑल क्लियर. और अब हम इस पर आते हैं कि ये जो है बेसिकली NPK इज इक्वल टू दिस एक्सरसाइज इज ओनली, और दिस थ्योरम इज ओनली सेइंग आफ्टर दिस डिस्कशन, दिस थ्योरम इज सेइंग दैट दिस इज इक्वल टू NPK. NPK का फॉर्मूला ही हम डिराइव कर रहे हैं. तो पहले हम एक इंट्यूटिव एक्सप्लेनेशन देखेंगे जो आमतौर पर जिसको प्रूफ की तरह से प्रस्तुत किया जाता है, और मुझे कोई बहुत समस्या भी नहीं है उस चीज़ से, पर एक स्पष्टता रह जाती है, और इसलिए हम इंट्यूटिव प्रूफ के बाद एक रिगरस प्रूफ भी देखेंगे. तो इंट्यूटिव प्रूफ क्या है कि सेट x को हमने ऐसे ड्रॉ कर लिया और सेट y को ऐसे कर लिया. हम ऐसा सोचेंगे कि जो सेट x है वो कोई सेट ऑफ स्टूडेंट्स हैं, यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स हैं या ह्यूमंस हैं, और सेट y इज़ द सेट ऑफ ऑल द चेयर्स, यहाँ पे कुछ चेयर्स हैं. तो देर आर n चेयर्स, लेबल्ड चेयर्स, चेयर 1, चेयर 2, चेयर 3 अप टू चेयर n. हर एक चेयर पे एक नंबर लिखा हुआ है, और ये स्टूडेंट्स हैं. हर एक स्टूडेंट की अपनी एक आइडेंटिटी है. ये सारे स्टूडेंट्स, ऐसा नहीं है कि ये सिक्के, दीज आर नॉट कॉइन्स कि एक कॉइन को दूसरे से डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते. दीज आर स्टूडेंट्स. ठीक है, चाहे तो स्टूडेंट्स को भी रोल नंबर दे दें, वॉट एवर. तो हमें क्या करना है, एक सीटिंग अरेंजमेंट डिसाइड करना है कि कौन सा स्टूडेंट किस चेयर पर बैठेगा. मान के चल रहे हैं कि एक स्टूडेंट एट मोस्ट एक चेयर पे बैठेगा, इनफैक्ट एग्जैक्टली एक चेयर पे बैठेगा. ऐसा नहीं हो सकता है कि एक ही चेयर पे 2 स्टूडेंट्स बैठे हैं, और ये भी नहीं होगा कि एक स्टूडेंट एक से ज़्यादा चेयर पे बैठा है. ठीक है, तो जो व्यावहारिक चीज़ें होती हैं वो मान के चल रहे हैं. तो कितने तरीके से हम इन्हें सीट कर सकते हैं, कितने सीटिंग अरेंजमेंट्स पॉसिबल हैं. तो जो इंट्यूटिव एक्सप्लेनेशन है वो ये है कि जो पहला स्टूडेंट है, मान लेते हैं एक श्रृंखला में स्टूडेंट्स हैं हमारे पास, तो जो पहला स्टूडेंट है उसे हम कहीं भी बैठा सकते हैं. तो हमारे पास n चॉइसेस हैं. पहले स्टूडेंट के लिए n चॉइसेस हैं.
अब पहला स्टूडेंट कहीं पर जाकर के बैठ गया, मान लेते हैं यहाँ बैठ गया, तो जो दूसरा स्टूडेंट है उसके पास अब n चॉइसेस नहीं हैं, क्योंकि वो अब यहाँ तो बैठ ही नहीं सकता, जहाँ पहला स्टूडेंट बैठा हुआ है वहाँ दूसरा स्टूडेंट तो नहीं बैठ सकता, पर बची हुई n-1 जो चेयर्स हैं उनमें से कोई भी वो पिक कर सकता है। तो दूसरे स्टूडेंट के पास n-1 चॉइसेस हैं। ठीक है, अब दूसरा भी मान लेते हैं कहीं बैठ गया, तो अब जो तीसरा स्टूडेंट है वो अब इन दोनों जगह पर नहीं बैठ सकता, पर जो बची n-2 सीट्स हैं उनमें कहीं पे भी बैठ सकता है, तो उसके पास n-2 चॉइसेस हैं। तो ये प्रोडक्ट हो जाता है। पर अब प्रश्न ये उठता है क्यों ये प्रोडक्ट हो जा रहा है। ये बात एकदम स्पष्ट नहीं है कि प्रोडक्ट क्यों हो जा रहा है, और यहीं पर सारी पीएनसी की गड़बड़ भी होती है कि कभी कभी ये प्रोडक्ट हो जाता है और कभी कभी इसी रीजनिंग से हम आगे चलते हैं तो प्रोडक्ट नहीं होता। और इसका जो समाधान है वो मेरी दृष्टि में यही है कि सेट थ्योरी की भाषा में चीज़ों को व्यक्त करें, जो हम अगले स्लाइड में करेंगे। पर अभी इसी बात को और अच्छे से समझना हो तो एक ट्री बना के समझ सकते हैं। जो पहला स्टूडेंट है वो कोई भी एन में से कोई भी एक सीट पर जाकर के बैठ सकता है। तो पहले स्टूडेंट के पास शायद पहला स्टूडेंट पहली चेयर पर बैठे या दूसरी चेयर पर बैठे या डॉट 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 आखिरी चेयर पर बैठे। एक बार पहले स्टूडेंट ने अपनी चेयर चुन ली, मान लें वो पहली चेयर पर बैठा हुआ है, तो जो दूसरा स्टूडेंट है उसके पास n-1 चॉइसेस हैं 2 से लेकर के nth चेयर। तो ये जो ब्रांच है, इस ब्रांच को फिर हम फर्दर बाइफरकेट या जो भी बोलना चाहें कर सकते हैं। पहली ब्रांच फिर भाग में टूट जाएगी, कितने भागों में, n-1 भागों में। यहाँ पे n भाग हुए, पर अब केवल n-1 भाग होंगे और फिर n-2 भाग होंगे, और ये हर ब्रांच के साथ होगा। और कोई भी ब्रांच विशिष्ट नहीं है, जो एक ब्रांच के साथ हो रहा है वही दूसरी ब्रांच के साथ हो रहा है। तो वहाँ से थोड़ा ज़्यादा स्पष्टता से दिख रहा है कि देर आर n चॉइसेस फर्स्ट एंड देन वो n-1 भागों में टूट रहा है और फिर n-2 भागों में। सो n टाइम्स n-1 टाइम्स n-2, अंततः जितनी भी फाइनली क्या बोलें लीफ नोड्स होंगी, जो फाइनल जो पूरा पाथ होगा, टोटल नंबर ऑफ पाथ्स ही तो गिनना है। हर एक पाथ इज़ एग्जैक्टली ए सीटिंग अरेंजमेंट, राइट। अगर मैं ये पाथ ले लूँ, अगर पहले दो ही स्टूडेंट्स की बात हो, तो ये पाथ हमें क्या बता रहा है, पहला स्टूडेंट पहली चेयर पे बैठा है और दूसरा स्टूडेंट आखिरी चेयर पे बैठा है। अगर मैं ये पाथ ले लूँ तो पहला स्टूडेंट पहली चेयर पे बैठा है, दूसरा स्टूडेंट दूसरी चेयर पे बैठा है। सॉरी, अगर ये पाथ ले लूँ तो पहला स्टूडेंट पहली चेयर पे बैठा है और दूसरा स्टूडेंट तीसरी चेयर पे बैठा है, क्योंकि ये चेयर दूसरी चेयर है, राइट। पहली चेयर तो अब ऑक्यूपाई हो गई, तो ये जो ब्रांच है दिस करस्पॉन्ड्स टू द सेकंड चेयर, दिस इज करस्पॉन्डिंग टू द थर्ड चेयर एंड सो ऑन। तो हर एक जो पाथ है दैट इज़ अ सीटिंग अरेंजमेंट। टोटल नंबर ऑफ पाथ्स हमें गिनने हैं। पहले ये n भागों में ब्रांच हुआ, फिर n-1 भागों में, फिर n-2 भागों में। सो सॉर्ट ऑफ क्लियर है कि टोटल नंबर ऑफ पाथ्स वुड बी दिस नंबर। ओके, सो दिस इज द इंट्यूटिव एक्सप्लेनेशन। अब इसी बात को हम रिगरसली करेंगे, यानी विशुद्ध प्रमाण देंगे सेट थ्योरी की भाषा का प्रयोग करके। ओके, सो हियर इज द रिगरस प्रूफ। सो नोट दैट फॉर ईच y, और नोट दैट नहीं, पहले डिफाइन करते हैं। फॉर ईच, या पहले फिक्स कर लें, फिक्स सम एलिमेंट ऑफ x। एक कोई एलिमेंट फिक्स कर लिया, उसको x0 बोल दिया। स्टूडेंट की तरह सोचें, कोई एक स्टूडेंट है, कैप्टन या जो भी क्लास मॉनिटर, उसको फिक्स कर लिया। और नाउ फॉर ईच चेयर y, let this set be defined as वो सारी सीटिंग्स जिनमें जो मॉनिटर है वो y पर बैठा है। हर एक चेयर y के लिए ये सेट डिफाइंड है, वो सारी सीटिंग अरेंजमेंट्स जिसमें कि जो मॉनिटर है वो सीट y पे बैठा है। ठीक है, क्लियरली नोट दैट, कॉमन सेंसिकल बात लिखने जा रहा हूं। दिस इज द एम्प्टी सेट इफ y इज नॉट इक्वल टू y प्राइम। अगर दो डिफरेंट चेयर्स हमने ले ली, तो वो सीटिंग अरेंजमेंट्स जिसमें मॉनिटर चेयर y पे बैठा है और वो सीटिंग अरेंजमेंट्स जिसमें मॉनिटर चेयर y प्राइम पे बैठा है, इन दोनों में कुछ भी समानता नहीं हो सकती। एक ही साथ मॉनिटर इन दोनों डिफरेंट चेयर्स पर नहीं बैठ सकता। अगर फंक्शंस की भाषा में बोलना हो, एक फंक्शन अगर x0 को वैल्यू y असाइन कर दे रहा है तो फिर उसी समय पर y प्राइम असाइन नहीं कर सकता। ठीक है,
ऑल राइट, सो दिस इज क्लियर ऑल्सो कि अगर यूनियन ले लें इन सारी चीज़ों का, this will be same as all the seating arrangements, all the injective functions from x to y. ये बहुत सरल बात है। कोई भी इंजेक्टिव फंक्शन हो फ्रॉम एक्स टू वाई, वो एक्स नॉट को कहीं पे तो भेजेगा। अगर वाई पे भेज रहा है, अगर कोई इंजेक्टिव फंक्शन है यहाँ पे जो एक्स नॉट को वाई पे भेज रहा है, या बोलने की वाई स्टार पे भेज रहा है, जस्ट टू बी मोर कॉन्क्रीट, वाई स्टार इज सम एलिमेंट ऑफ वाई, तो वो इंजेक्टिव फंक्शन यहाँ पर लाई कर रहा है बाय डेफिनेशन इंज वाई स्टार एक्स कॉमा वाई, राइट, बाय डेफिनेशन। तो हर चीज़ जो यहाँ पर है वो यहाँ पे भी है। अगर एक्स नॉट वाई पे मैप हो रहा है अंडर अ चोजन इंजेक्टिव फंक्शन एफ, देन एफ लाइज हियर इंज वाई एक्स कॉमा वाई, राइट। सो दिस कंटेनमेंट इज क्लियर। उल्टा कंटेनमेंट तो और भी क्लियर है, क्योंकि कोई भी चीज़ यहाँ पे अंततः एक इंजेक्टिव फंक्शन तो है ही फ्रॉम एक्स टू वाई, तो हर ये चीज़ यहाँ पे कंटेंड है और इसलिए उनका यूनियन भी यहाँ पे कंटेंड है। इन दोनों बातों को एक साथ अगर बोलना हो तो हम ये बोल सकते हैं कि ये जो चीज़ें हैं इंज वाई एक्स कॉमा वाई फॉर्म अ पार्टीशन ऑफ इंज एक्स कॉमा वाई एज वाई वेरीज इन द सेट वाई। बेहतर बोलना हो तो ये जो सेट है, दिस इज अ पार्टीशन ऑफ इंज एक्स कॉमा वाई। दिस इज द प्रिसाइज वे ऑफ सेइंग इट। पार्टीशन की बात हमने एक लेक्चर में करी थी, तो उस पर आप वापस जा सकते हैं, पार्टीशन में रिकॉल नहीं करना चाहता। एनीवे, सो अब ये बात क्लियर होनी चाहिए, ये अगर आप भूल भी जाएं तो क्लियर होना चाहिए। सो वी सी कि जो साइज है इंज एक्स कॉमा वाई का, दैट इज सेम एज दिस थिंग, राइट। ये जो चीज़ है, अगर दिस इज द सेट ऑफ ऑल इंजेक्टिव फंक्शन, इफ दिस इज इंज एक्स कॉमा वाई, तो ये टूट गया ना इन चीज़ों में। हर एक लिटिल वाई के लिए हमारे पास ये चीज़ है, इन चीज़ों में हमने बस इसे तोड़ दिया है। तो जो इसकी कार्डिनैलिटी है वो ये चीज़ है। द फॉर्मल थिंग इज कि सिंस दिस इज अ पार्टीशन ऑफ दिस गाय, द कार्डिनैलिटी ऑफ दिस इज द सम ऑफ द कार्डिनैलिटीज ऑफ द थिंग्स इन द पार्टीशन। होपफुली सो फार थिंग्स आर वेरी क्लियर, but now finally note that, importantly note inj y x comma y is in bijection with, or there is a bijection between this set and inj x minus x naught comma y minus y। पहले इसका सीटिंग अरेंजमेंट के टर्म्स में इंटरप्रिटेशन देखते हैं। इसका सीटिंग अरेंजमेंट के टर्म्स में क्या इंटरप्रिटेशन था कि अगर कोई भी सीटिंग अरेंजमेंट है तो एक यूनिक वाई है जिस पे मॉनिटर बैठा हुआ है, एक यूनिक चेयर वाई है जिस पे मॉनिटर बैठा हुआ है, तो वहाँ से ये बात स्पष्ट है। पर हमने एकदम फॉर्मली सेट थ्योरी की भाषा में भी इसको बता दिया। और ये बाइजेक्शन क्या बोल रहा है सेट अगेन सीटिंग अरेंजमेंट के टर्म्स में, कि एक बार मॉनिटर वाई पे बैठ गया तो जो मॉनिटर के अलावा जो छात्र हैं उन्हें अब ये सारी सीटें अवेलेबल हैं बैठने के लिए। तो मॉनिटर को एक बार बैठा दिया वाई पर, तो अब हम भूल जाएं जिस चेयर पे मॉनिटर बैठा है और मॉनिटर को भी भूल जाएं, तो इन छात्रों को अभी इन सीटों पर बैठाना है अगेन, विच इज़ सेम एज आस्किंग फॉर एन इंजेक्टिव फंक्शन फ्रॉम दिस सेट टू दैट सेट। ठीक है, पर अगर एकदम फॉर्मली ये बाइजेक्शन स्टैब्लिश करना हो तो पहले आप खुद करें, फिर जो मैं करने जा रहा हूँ वो देखें, क्योंकि एकदम सरल चीज़ है ये। जस्ट डिफाइन अ मैप phi from this set to inj y x comma y। कैसे डिफाइन कर रहे हैं?
एक इंजेक्टिव फंक्शन लिया इन द डोमेन, मतलब यहाँ से एक एलिमेंट लिया और उसको भेजा कहाँ पे, to a function which we will denote by phi sub f, or maybe let's denote it by f sub y. f sub y क्या है? f sub y is the function from x to y which sends x naught to y and x to f of x for all x which are different from x naught. दिखने में कुछ कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा होगा, बस एक्सटेंड किया है. f जो है उसकी डोमेन इज दिस थिंग एंड को डोमेन इज दैट. नेचुरली हम उसकी डोमेन को एक्सटेंड कर सकते हैं टू द सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स एंड को डोमेन टू सेट ऑफ ऑल द चेयर्स. जो एक्स नॉट के अलावा जो चीज़ें हैं उनमें तो हमें पता ही है f क्या कर रहा है, किस चीज़ को कहाँ भेज रहा है. बस हम ये कह रहे हैं कि अब एक्स नॉट को y पे भेज दो तो एक फंक्शन x से y मिल जाता है. दिस इज अ नेचुरल एक्सटेंशन ऑफ दिस फंक्शन टू दिस थिंग एज द डोमेन एंड दैट थिंग एज द को डोमेन. बस उसको एकदम खोल के लिख दिया तो देखने में थोड़ा भयावह है. सो दिस इज अ मैप फ्रॉम दिस सेट टू दैट सेट. यू कैन ईजिली वेरीफाई दैट इंडीड द फंक्शन एफ सब वाई इज एन इंजेक्टिव फंक्शन. एक इंजेक्टिव फंक्शन से स्टार्ट किया तो एक इंजेक्टिव फंक्शन ही यहाँ मिलेगा, क्योंकि y जो था वो किसी भी चीज़ की इमेज नहीं था. अंडर द फंक्शन एफ वो हो भी नहीं सकता. दिस वॉज द को डोमेन. तो y तो किसी भी चीज़ की इमेज अंडर एफ हो ही नहीं सकता. तो दिस इज the function f sub y is indeed an injective function, meaning a function here or an element here. ठीक है. So phi is a bijection. मेरा मन तो कर रहा है इसको एक्सरसाइज छोड़ दूं. The fact that phi is an injection should be clear. So phi is an injection is fine. And phi surjection is also fine. So this is your exercise. ठीक है. So there is a bijection between this set and that set, and therefore उनकी cardinality same है. So thus this cardinality is same as that cardinality. पर ये जो लेफ्ट साइड जो cardinality है वो तो कुछ भी है. राइट साइड क्या है? हमने देखा कि ये जो इसकी जो कार्डिनलिटी है वो केवल डिपेंड करती है इसके साइज़ पे और इसके साइज़ पे. इसका साइज़ क्या है k-1 और इसका साइज़ है n-1. सो दिस इज n-1 pk-1, राइट. दैट वाज द डेफिनेशन ऑफ npk. तो हर एक y के लिए इस चीज़ की कार्डिनलिटी इज n-1 pk-1. फाइनली जब हम इस इक्वेशन को देखेंगे, इसको मैं स्टार बोल देता हूँ. सो बाय स्टार npk, this is npk. npk is equal to कितने डिफरेंट y's हैं हर एक y के लिए? n-1 pk-1. n डिफरेंट y's हैं. सो n टाइम्स n-1 pk-1. तो ये हमें मिल गया. अब बार बार इसी रीजनिंग को रिपीट कर सकते हैं. npk इज इक्वल टू दैट थिंग. अब सेम चीज़ इसके साथ करेंगे तो हमें मिलेगा दिस इज इक्वल टू n टाइम्स n-1 n-2 pk-2 एंड सो ऑन. और एंड में यहाँ पर हमारे पास आएगा n- क्या आना चाहिए, k-1 स्टेप्स के बाद यहाँ पर आएगा क्या ये चीज़ आएगी? हाँ, यही चीज़ आनी चाहिए. n k, वेट अ सेकेंड, एक्चुअली ये आएगा या k-1 स्टेप्स के बाद यहाँ पर ये चीज़ आएगी, वो देख लीजिएगा आप. नाउ व्हाट इज़ दिस थिंग? ये हमें पता है. अगर एक ही स्टूडेंट है कितने तरीके से उसे इन चेयर्स में बैठाया जा सकता है, या हाउ मेनी इंजेक्टिव फंक्शंस आर देयर फ्रॉम अ वन एलिमेंट सेट टू सो मेनी एलिमेंट सेट. एग्जैक्टली इतने इंजेक्टिव फंक्शंस. तो उसकी ज़्यादा हम बात नहीं करेंगे, क्यों ऐसा है वो आप खुद ही जान जाएंगे. सो दिस इज इक्वल टू n इंटू n-1 इंटू n-2 डॉट n-k+1. ओके, बट मेन पॉइंट वॉज दिस, जस्ट टू जस्टिफाई दिस थिंग. ये सारी बातें की गई और इसको फॉर्मली हमने जस्टिफाई किया. ठीक है. तो ये सब जो
सेट थ्योरेटिक लैंग्वेज है, दिस में लुक कॉम्प्लिकेटेड, पर जो इंट्यूटिव एक्सप्लेनेशन है उसके साथ इसका रिश्ता एकदम स्पष्ट होना चाहिए। जब हम ये लिख भी रहे होते हैं तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि यहाँ पे कुछ सिंबॉलिक गेम चल रहा है और इंट्यूटिव एक्सप्लेनेशन अपनी दुनिया में कुछ है और दो अलग अलग बातें हो गई। नहीं, एकदम स्पष्ट होना चाहिए कि ये इंट्यूटिव एक्सप्लेनेशन से कनेक्ट कैसे हो रहा है। ठीक है, हर एक लाइन का हम इंट्यूटिव एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं या करस्पॉन्डिंग इंट्यूटिव वर्जन देख सकते हैं। ठीक है, और उसी से मोटिवेट भी हो रहा है ये प्रूफ, ऐसा नहीं है कि ये प्रूफ कहीं और से प्रकट हो रहा है। ओके, सो आई जस्ट वांटेड टू शो कि प्रूफ लिखते कैसे हैं और इसकी सार्थकता क्या है, क्यों ये लिखने में हम समय नष्ट करें। इससे एक तो ये है कि एकदम कोई भी संशय नहीं होता, जो भी फाइनली हमने निष्कर्ष निकाला हमें पता है सही है, लाइन बाय लाइन ये चेक भी किया जा सकता है। और क्या बोले इसमें। एनीवे, सो दिस इज़ वन थिंग। आगे बढ़ते हैं। तो इसमें एक क्रोलरी हम अब डिराइव कर सकते हैं कि अगर हमारे पास कोई सेट है साइज n का, x एंड y आर सेट्स ऑफ साइज n, अलग अलग सेट्स हो सकते हैं जिनका साइज n है, तो जो सेट ऑफ ऑल द बाइजेक्टिव फंक्शंस फ्रॉम x टू y, इसका जो साइज है वो n फैक्टोरियल के बराबर है। डिफाइन करना पड़ेगा सब कुछ। सो व्हाट इज दिस थिंग आई हैव रिटन, दिस नोटेशन इज, this is all the maps from x to y such that f is a bijection। ठीक है, जस्ट एक नोटेशन है। और अगर x और y दोनों का साइज n है तो ये सेट एक नॉन एम्प्टी सेट होगा, और हम कह रहे हैं इसका साइज होगा n फैक्टोरियल। नाउ व्हाट इज n फैक्टोरियल? सबसे पहले तो n फैक्टोरियल का मतलब होता है n इंटू n माइनस वन इंटू n माइनस टू अप टू 1। सो 1 से लेकर के n तक सारे जो नेचुरल नंबर्स हैं सबका प्रोडक्ट, दैट इज n फैक्टोरियल बाय डेफिनेशन। अब ये क्यों ट्रू है? वेल, अगर x और y का साइज सेम है और वो n है, तो द सेट ऑफ ऑल द बाइजेक्टिव फंक्शंस फ्रॉम x टू y इज एग्जैक्टली द सेम एज द सेट ऑफ ऑल द इंजेक्टिव फंक्शंस फ्रॉम x टू y। सो द प्रूफ ऑफ दिस गाय इज सेम एज, और जस्ट वन लाइन, कि दिस सेट इज इक्वल टू दिस सेट, क्योंकि x और y का साइज सेम है, नहीं तो ये ट्रू नहीं होता। राइट, एंड देयरफॉर द साइज ऑफ द सेट ऑफ द बाइजेक्टिव फंक्शंस from x to y, this is equal to npn, and npn is n factorial, that you can easily check। ओके, और यहाँ से एक और corollary हम डिराइव कर सकते हैं कि अगर x has size n, तो the set of all the bijective functions from x to x that has size n factorial immediate, क्योंकि y की जगह पे बस x रख दिया है। ओके, सो ये सब चीज़ें अब हम समझ गए। आगे बढ़ते हैं। ओके, तो बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स की बात करेंगे और एक बार सारी जो रेलेवेंट डेफिनेशंस हैं वो देख लेते हैं। तो कोई भी सेट हो हुआ है नॉन एम्प्टी और कोई पॉजिटिव इंटीजर k है, तो हमने जैसा पहले देखा इस लेक्चर में कि y चूज k इज डिफाइंड एज द सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ y जिनका साइज है k। सो दिस इज दोज सबसेट्स ऑफ y जिनका साइज है k। ऑलराइट, छोटी सी एक्सरसाइज, अगर y और y प्राइम के बीच में बाइजेक्शन है, अगर ये दोनों सेट्स बाइजेक्टिव हैं, तो ये दोनों सेट्स भी बाइजेक्टिव हैं। बहुत ही सरल सी बात है, इंट्यूटिव। अगर y और y प्राइम के बीच में बाइजेक्शन है तो बस नाम ही बदले गए हैं। तो अगर हमें k साइज का सबसेट यहाँ से चुनना है तो नाम बदल करके चुन ले, एक ही बात है। तो यहाँ से जो बाइजेक्शन हमारे पास यहाँ पे जो बाइजेक्शन है वही इंड्यूस कर देगा एक बाइजेक्शन इन दोनों के बीच में। सो बहुत सरल सी बात। तो इन पर्टिकुलर इसका जो भी साइज़ है, अगर y फाइनाइट सेट है तो ये एक फाइनाइट सेट होगा और इसका फिर कुछ साइज़ होगा। तो अगर दो बाइजेक्टिव या दो सेट्स ले लें जिनका साइज़ सेम है, दो फाइनाइट सेट्स ले लें जिनका साइज़ सेम है, तो इन दोनों करस्पॉन्डिंग सेट्स का साइज़ भी सेम होगा। और यहाँ से फिर हम बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स डिफाइन कर सकते हैं। अगर n और k दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं तो वी डिफाइन n चूज़ k, इसको हम n चूज़ k बोलेंगे।
और कई बार इसको ऐसे भी लिखते हैं NCR, या फिर कई बार ऐसे भी लिखते हैं CN, ये भी लिखते हैं, पर ठीक है इसको हटाओ। ओके, सो व्हाट इज द डेफिनेशन? दिस इज द साइज ऑफ the number of k element subsets of an n element set। ये एक n element set है, उसके सारे k element subsets का सेट बनाया और फिर उसकी कार्डिनैलिटी ले ली, उस चीज़ को n चूज़ के बोला गया है, बस नोटेशन है। इसको बाइनोमियल कोएफिशिएंट क्यों बोलते हैं वो जब आप बाइनोमियल थ्योरम पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, पर अभी के लिए ये बस एक परिभाषा मात्र है। और थोड़ा सा इसको समझने के लिए देख लेते हैं कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ n चूज़ 0। अगर n कोई फिक्स्ड इंटीजर है तो कितने ज़ीरो साइज के सबसेट आप ले सकते हैं इस सेट के? एक ही एम्प्टी सेट, अकेला ऐसा सेट है जिसका साइज 0 है और जो इस चीज़ का सबसेट है। तो दिस इज क्लियरली इक्वल टू 1। व्हाट इज n चूज 1? 1 साइज के कितने सबसेट्स हैं इसके? या तो सेट में ये होगा या ये होगा या अगला या सो ऑन, क्लियरली n डिफरेंट सबसेट्स। बट अब ये क्या है n चूज 2? ये क्लियर नहीं है, इमीडिएटली तो कम से कम नहीं है। इसका क्या हम कोई फॉर्मूला लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ n? तो जो मेन लेमा है इस स्लाइड में वो इसी के बारे में है। तो स्टेटमेंट क्या है कि n कोई पॉजिटिव इंटीजर है, k कोई नॉन नेगेटिव इंटीजर है और k n से बड़ा नहीं है। तो n चूज़ k जो है उसका फॉर्मूला यहाँ लिखा हुआ है, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई k फैक्टोरियल इंटू n माइनस k फैक्टोरियल, पर उसको ऐसे पढ़ना बेहतर है n p k डिवाइडेड बाई k फैक्टोरियल। सो दिस इज़ एन एक्सरसाइज कि वाई इज़ दिस थिंग इक्वल टू दैट थिंग, क्योंकि n p k का फॉर्मूला हमें पता है जो कि पिछले स्लाइड में देखा। तो ये इक्वेशन एक्सरसाइज है। और यहाँ पे एक बात और कि 0 फैक्टोरियल बाय कन्वेंशन इज़ इक्वल टू 1। यहाँ पे कोई प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, हम डिफ़ाइन कर रहे हैं ऐसे। जब नेचुरल नंबर्स के फैक्टोरियल्स की बात थी तब तो बात समझ में आती है कि अगर कोई मेरे को n दे देता है तो मैं 1 से लेकर के n तक जितने नेचुरल नंबर्स हैं उनका प्रोडक्ट कर दूं। पर 0 फैक्टोरियल का फिर क्या मतलब है? 1 से लेकर के 0 तक के जितने नेचुरल नंबर्स हैं उनका प्रोडक्ट तो मैं कर नहीं सकता, क्योंकि उस बात का कोई मतलब ही नहीं है। तो हमने बाय फियाट, मतलब फियाट यानी ये शब्द, बाय फियाट हमने डिफ़ाइन कर दिया 0 फैक्टोरियल इज़ 1। ये परिभाषा है 0 फैक्टोरियल की, उपयोगी है इसलिए ऐसे डिफ़ाइन किया है, क्योंकि जब k को 0 डालेंगे यहाँ पर तो इधर क्या मिलेगा? यहाँ मिलेगा n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 0 फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल, ये मिलेगा। ये कैंसिल हो जाएंगे तो दिस इज़ इक्वल टू 1/0 फैक्टोरियल। पर n चूज 0 है क्या? n चूज 0 नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ दी एन ऑफ एन एलिमेंट सेट जिनका साइज 0 है, यानी एम्प्टी सेट is the only thing which will be counted. So this is definitely equal to 1, जैसा कि हमने यहाँ पे बोला। Therefore 0 फैक्टोरियल को 1 बोलना उचित है, ये फॉर्मूले में फिट हो रहा है। ठीक है, आई होप दैट मच इज़ फाइन। ठीक है, तो हम इसे समझना चाहते हैं ये लेमा, और इसको भी हम 2 अलग अलग तरीक़ों से बताएंगे, या कहना चाहिए कि पहले हम इंट्यूटिव तरीका बताएंगे जैसा कि आमतौर पर टेक्स्ट बुक्स में होता है, और फिर उसी चीज़ को एक सख्त प्रमाण में ढालेंगे। ठीक है, तो इंटरप्रेटिव प्रूफ ये है, हमें करना क्या है, हमें के साइज़ के जो सबसेट्स हैं वो बनाने हैं। यानी इसमें से अगर इन्हें हम स्टूडेंट्स की तरह से सोचें, हमारे पास n स्टूडेंट्स हैं, उनके नाम हैं 1 से लेकर के n, इनमें से हमें के स्टूडेंट्स के ग्रुप बनाने हैं या के स्टूडेंट की कोई टीम बनानी है, मान लेते हैं स्पोर्ट्स टीम। अब स्पोर्ट्स टीम में ये मैटर नहीं करता कि आपने किस ऑर्डर में छात्रों को चुना है, वो तो एक गिरोह है, बस एक ग्रुप है। ठीक है, एक समूह है, गिरोह तो ऐसा लगता है कि गुंडागर्दी चल रही है, एक समूह है, इसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता। तो हम क्या करेंगे, आइडिया है कि ऑर्डर में एक बार चुन लें, काउंट करें कितने तरीके से के ऑर्डर्ड टीम्स बनाई जा सकती हैं। यानी कि हर एक टीम में देयर इज़ अ फर्स्ट पर्सन, देयर इज़ अ सेकंड पर्सन, देयर इज़ अ थर्ड पर्सन, अप टू kth पर्सन।
तो पहले ऑर्डर में कितनी टीम्स बनाई जा सकती हैं वो बना लेंगे और फिर ऑर्डर को भूल जाएंगे। पर इसमें होगा क्या कि कई अलग अलग ऑर्डर्ड टीम्स अंततः हमें सेम ही समूह देंगी, सेम ही ग्रुप या सेम ही एक्चुअल टीम को जन्म देंगी, और हम बस ये देखेंगे कितनी बार अलग अलग ऑर्डर्ड टीम्स एक एक्चुअल टीम को बनाती हैं, और दैट इज़ बेसिकली द आइडिया। तो उसको मैं बोल देता हूँ शब्दों में। पहले इसमें से के एलिमेंट्स सेलेक्ट करें इन ऑर्डर और उनका नाम मान लेते हैं A1 अप टू AK है, तो ये एक श्रृंखलाबद्ध तरीके से लिखा हुआ है, पहला दूसरा अप टू K, और फिर ऑर्डर को भूल जाएं, फॉरगेट दी ऑर्डर, मीनिंग ये सेट बना लें। सेट बनाया तो ऑर्डर मैटर नहीं करता, द सेट 1 2 3 इज सेम एज द सेट 3 1 2 एंड सो ऑन, राइट। सो अब पॉइंट है कि कितनी बार कितने अलग अलग ऑर्डर्ड सिलेक्शंस हमको सेम चीज़ देंगे इस नेक्स्ट स्टेप में, उतने ही जितने तरीके से हम इन्हें शफल कर सकते हैं। एक बार हमने के चीज़ों को या के छात्रों को एक श्रृंखला में लगा दिया, कितनी और श्रृंखलाएं या टोटल मिलाकर के कितनी श्रृंखलाएं इन्हीं के छात्रों की बनाई जा सकती है, ये प्रश्न है। उस पर अगर थोड़ा सा विचार करेंगे, ये वही प्रश्न है कि कितने बाईजेक्शंस हैं बिटवीन 1 अप टू के एंड A1 अप टू AK। ये के डिफरेंट स्टूडेंट्स, ये के डिफरेंट स्लॉट्स, मान लें हर एक स्लॉट में एक स्टूडेंट को रख रहे हैं। एक श्रृंखला बनाने का मतलब बस यही हो गया कि हर एक स्लॉट में एक स्टूडेंट को रखना है। तो दैट कैन बी थॉट ऑफ एज जस्ट द नंबर ऑफ बाईजेक्शंस फ्रॉम दिस सेट टू दैट सेट, राइट। पहले स्लॉट में कौन सा बैठेगा स्टूडेंट वो इस फंक्शन से पता चल जाएगा, दूसरे में कौन सा बैठेगा पता चल जाएगा। और बाईजेक्शन इसलिए क्योंकि एक सीट पे एक ही को बैठा सकते हैं। ऐसे तो बोलना चाहिए नंबर ऑफ इंजेक्शंस फ्रॉम दिस सेट टू दैट सेट, पर वो एक ही बात है नंबर ऑफ बाईजेक्शंस के, क्योंकि दोनों ही सेट्स का साइज के है, तो नंबर ऑफ इंजेक्शंस इज सेम एज द नंबर ऑफ बाईजेक्शंस, ठीक है। और वो नंबर हम जानते हैं के फैक्टोरियल के बराबर है। देयर आर के फैक्टोरियल वेज ऑफ अरेंजिंग के स्टूडेंट्स इन अ रो। तो जितने भी ऑर्डर्ड के सिलेक्शंस हैं उनको अगर के फैक्टोरियल से डिवाइड कर दें तो हमें जो करेक्ट नंबर है जो हम ढूंढना चाहते हैं चूज़ के, वो मिल जाएगा। और ऑर्डर्ड के सिलेक्शंस कितने हैं? ऑर्डर्ड के सिलेक्शंस इज NP के। पहली सीट पे कौन बैठा है, दूसरी पे कौन बैठा है, अप टू के पे कौन बैठा है, दैट इज एग्जैक्टली द नंबर ऑफ इंजेक्टिव फंक्शंस फ्रॉम द सेट ऑफ साइज के, दिस पर्टिकुलर सेट, टू द सेट ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स, राइट। सो दैट इज NPK एंड देयरफॉर द टोटल नंबर इज NPK बाई के फैक्टोरियल। और यही एक्सप्लेनेशन आपको किताबों में आमतौर पर मिलेगा। पर मेरे ख्याल से इसी चीज़ को बहुत बेहतर तरीके से बोला जा सकता है और बोला जाना चाहिए, जो मैं अगले स्लाइड पर दिखाऊंगा। एक तरह से वो ऑप्शनल है, ये तो पूरी चीज़ ऑप्शनल मैंने रखी हुई है, पर वो प्रमाण भी एक तरह से ऑप्शनल है, ऑप्शनल में भी ऑप्शनल है कह लें, पर मेरे ख्याल से काफ़ी कुछ सीखने को है वहाँ पर। तो प्रॉपर रिगरस प्रूफ, जो बात हमने पिछले स्लाइड में बोली बस उसी को रिगरसली बोलेंगे। तो X इज दिस सेट, नाम दे दिया पहले n नेचुरल नंबर्स का सेट, और Y, सॉरी उल्टा करना था मुझे, सो दिस इज X इज 1 अप टू K, Y इज 1 अप टू N। और आर्ग्यूमेंट के लिए मैं एस्यूम करके चल रहा हूँ K इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर, क्योंकि अगर K 0 है तो हमें पता है रिजल्ट ट्रू है, वो हम पहले ही बात कर चुके हैं, 0 फैक्टोरियल डिफाइन ही वैसे किया गया था। तो अस्यूम K इज़ पॉजिटिव, तभी मैं X को लिख पा रहा हूँ इस तरीके से। ओके, सो ये X और Y हो गए। और हियर इज द थिंग, ये जो सेट है इसका एक एलिमेंट, इस सेट का एक एलिमेंट समझा जा सकता है एक ऑर्डर्ड सेलेक्शन ऑफ k things from this set, right? Injective functions from a k element set to an n element set can be thought of as an ordered selection of k things from the set y. और ऑर्डर को भुला देना है, यानी कि हमें करना क्या है, y चूज k में एक बार जब हमने सेलेक्शन बना लिया तो बस उस सेलेक्शन की इमेज लेनी है। तो जो मैं बोल रहा हूँ वो ये कि व्हाट इज दिस फंक्शन, इस फंक्शन का नाम हम साई दे देते हैं। साई क्या करता है, psi of f is image of f, right? F is like an ordered selection of k things,
इमेज ऑफ एफ बस उस चीज़ का सेट बना दिया, जो भी चीज़ें सेलेक्ट हुई हैं उनका सेट बना दिया। तो जो पिछली स्लाइड में हुआ बस उसको उसको हमने लिख दिया है सेट थ्योरी की भाषा में। और जैसा कि पिछली स्लाइड में हमने देखा, सबसे पहली बात साइज अ सर्जेक्टिव फंक्शन। तो ये पहले नोट कर लेते हैं आगे बढ़ने से पहले। क्लेम साइज अ सर्जेक्टिव फंक्शन। क्लेम भी क्या है, नोट है छोटा सा। कोई भी के साइज का सबसेट अगर हम वाई कर लेंगे, उसके करस्पॉन्डिंग हम एक इंजेक्टिव फंक्शन ढूंढ सकते हैं फ्रॉम एक्स टू वाई। कहने का मतलब, अगर मान लें एक्स को हम ऐसे डिपिक्ट कर दें, ये एक्स है और ये वाई है। हम कहना क्या चाह रहे हैं कि जब भी यहाँ पर कोई के साइज का सबसेट चुना गया, तो कोई एक इंजेक्टिव फंक्शन ऐसा है फ्रॉम एक्स टू वाई जिसकी इमेज इज प्रिसाइसली दैट के साइज का सबसेट। दिस इज़ वेरी वेरी सिंपल। एक्स का साइज भी के है और यहाँ पे जिस सबसेट को चुना गया उसका भी साइज के है। तो एक्स और उस सबसेट के बीच में एक बाइजेक्शन है, बस उस बाइजेक्शन की कोडोमेन वाई लिख दें। आई होप जो मैं कह रहा हूँ समझ में आ रहा है। तो टेक दिस एज एन एक्सरसाइज। दिस इज़ अ वेरी सिंपल थिंग, जस्ट फॉलो द डेफिनेशंस, इट्स नथिंग। दिस इज एन एक्सरसाइज कि साइज अ सर्जेक्टिव फंक्शन। पर अब जो इंपॉर्टेंट क्लेम है उस पर आते हैं। Each fiber of psi has size k factorial। और ये बिल्कुल पिछले पेज के जैसे हो रहा है। कितनी चीज़ें हैं, कितने ऑर्डर्ड सिलेक्शंस ऐसे हैं जो सेम एक्चुअल टीम को प्रोड्यूस करते हैं। k factorial many ordered selections will give rise to the same actual subset। बस उसी बात को सेट थ्योरी की भाषा में बोला है। अब एक बार ये दोनों बातें हम समझ गए, इसको हम प्रूव करेंगे इस पर्टिकुलर क्लेम को। पर एक बार ये दोनों बातें हम समझ गए, फिर बहुत सरल है। क्योंकि अगर हमारे पास कोई भी सर्जेक्टिव फंक्शन है फ्रॉम अ सेट एक्स नहीं बोलता हूँ, फ्रॉम अ सेट ए टू अ सेट बी, कोई सर्जेक्टिव फंक्शन है और ए और बी फाइनाइट सेट्स हैं, और हर फाइबर का साइज मान लेते हैं एस है, या चलो ठीक है एस है। एवरी फाइबर है साइज एस। तो हमने जैसे कि पहले बात करी कि एस टाइम्स साइज ऑफ बी इज साइज ऑफ ए, ये हमने सर्जेक्टिव फंक्शंस वाले लेक्चर में देखा था, और ये कॉमन सेंसिकल बात है। अगर ये सर्जेक्टिव फंक्शन है, बी का जो भी साइज है, अगर ये सर्जेक्टिव फंक्शन है और हर फाइबर का साइज सेम है और मान लेते हैं एस के बराबर है, तो जो भी बी का साइज है उसमें एस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए का साइज मिल जाएगा। कॉमन सेंसिकल बात है, पहले हम देख भी चुके हैं। तो इसको यूज़ करके हमें क्या मिलेगा कि इसका जो साइज़ है वाई चूज़ के का साइज मल्टीप्लाइड बाय हर एक फाइबर का साइज, दिस इज इक्वल टू साइज ऑफ द डोमेन ऑफ साई। पर ये क्या है, ये बाय डेफिनेशन एन चूज़ के, क्योंकि वाई का साइज एन है, दिस इज के फैक्टोरियल। और ये क्या है, ये हम पहले ही देख चुके हैं, दिस इज एन पी के। सो दैट वुड फिनिश द प्रूफ। सो आवर गोल इज नाउ दिस पर्टिकुलर क्लेम, और अब इसको हम प्रमाणित करने जा रहे हैं। तो हियर इज़ वन वे टू राइट एवरीथिंग डाउन। बात समझ में आ रही होगी। बात वही है कि एक ऑर्डर्ड सिलेक्शन एक बार ले लिया तो कौन सी वो चीज़ें और हैं, कौन से और वो ऑर्डर्ड सिलेक्शंस हैं जो सेम सबसेट को जन्म देंगे, वही जो इनको शफल करने पर मिलते हैं। बस उसी बात को लिखने वाले हैं हम सेट थ्योरी में। सो फिक्स सम ऑर्डर्ड सिलेक्शन, फिक्स सम इंजेक्टिव फंक्शन, या ऐसे नहीं करते हैं, मे बी आई शुड डू इट द अदर वे। सो फिक्स अ फाइबर, so let f be a fiber of psi। फाइबर आपको पता होना चाहिए क्या है। अगर फाइबर की डेफिनेशन नहीं पता तो जा करके देख लें, क्योंकि उसके बिना तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। सो एफ बी अ फाइबर ऑफ psi, therefore f is a subset of this guy, f is in particular a subset of this guy। ठीक है, और उसमें हम कुछ फिक्स कर लेते हैं। पिक समथिंग हियर, लेट little f be chosen arbitrarily from the fiber। नोट दैट एवरी फाइबर इज नॉन एम्प्टी, क्योंकि साइज सर्जेक्टिव है। सिंस साइज सर्जेक्टिव एवरी फाइबर इज नॉन एम्प्टी, तो हम उसमें से कोई चीज़ चुन सकते हैं। और अब क्लेम है, सो वी विल शो दैट द फाइबर इज एक्चुअली f composed with sigma, where sigma is a bijection
सिग्मा इज अ बाइजेक्शन फ्रॉम x to x। तो समझते हैं कि चल क्या रहा है। मान लेते हैं एक बार k इज इक्वल टू 4 और n इज इक्वल टू 6 जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस। और जो फंक्शन f है वो मान लेते हैं ये है, एक कोई कॉन्क्रीट सा फंक्शन चूज़ कर लिया। हम कह ये रहे हैं कि वो सारी चीज़ें जिनकी इमेज f के बराबर ही है, यानी जिनकी इमेज वही है जो f की इमेज है, f की इमेज है ये चार चीज़ें, वो सारे फंक्शंस फ्रॉम x टू y, वो सारे इंजेक्टिव फंक्शंस फ्रॉम x टू y जिनकी इमेज f की इमेज के बराबर है, वो कैसे ऑब्टेन किए जा सकते हैं। एक यहाँ पर कोई बाइजेक्शन चुन ले और फिर उसको f से कंपोज कर लें, बस इसी तरीके से सारे बनाए जा सकते हैं। चल ये रहा है कि एक बाइजेक्शन जो है x और x के बीच में, इधर अगर यहाँ पे कोई हम बाइजेक्शन से कंपोज करेंगे तो वो एक इसको रीऑर्डर कर देगा। एक्सप्लिसिटली देखने के लिए ये मान लेते हैं एक्सप्लिसिट बाइजेक्शन है हमारे पास 1 2 2 4 3 1 और 4 3। तो अगर ये कंपोज कर देंगे तो 1 की इमेज क्या है, 1 की इमेज है ये पॉइंट, 2 की इमेज है ये पॉइंट, 3 की इमेज है ये पॉइंट और 4 की इमेज है ये पॉइंट। तो आफ्टर कॉम्पोजिशन ये पहला सदस्य बन जा रहा है ऑर्डरिंग में, और ये दूसरा बन जा रहा है, सॉरी ये दूसरा है क्या, नहीं दूसरा वो नहीं है, ये पहला है, दूसरा है विच वन, ये दूसरा है, ये तीसरा है और ये चौथा है। ये ऑर्डर रीऑर्डरिंग के बाद, यानी इससे कंपोज करने के बाद, कंपोज करने के पहले ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है और ये चौथा है। तो ऑर्डरिंग बदल जा रही है और हम कह रहे हैं जितनी पॉसिबल इंजेक्टिव फंक्शंस हैं फ्रॉम x टू y जिनका इमेज इसके बराबर है, वो केवल ऐसे ही ऑब्टेन किए जा सकते हैं। क्लियरली इस तरीके से जो भी ऑब्टेन किए जाएंगे उनकी इमेज f की इमेज के बराबर ही होगी, उसमें कोई संशय नहीं है, राइट। आफ्टर इवन यू कंपोज विद दिस गाय, द इमेज ऑफ द रिजल्टिंग न्यू थिंग विल बी द सेम एज द ओल्ड थिंग, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उल्टा ही इंटरेस्टिंग है, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, ज़्यादा कुछ इंटरेस्टिंग उसमें भी नहीं है। तो बस इस चीज़ को मैं लिखना चाह रहा हूँ। तो क्लियरली this right hand side thing is contained in the left hand side thing. This is an exercise for you. This much is clear. So we want to show the reverse containment, और उसको करने के लिए मान लेते हैं g कोई और चीज़ है f में, और हमें शो करना है there is a sigma such that g is equal to f composed with sigma. So want to show that there exists a bijection sigma from x to x such that g is equal to f sigma, f composed with sigma. तो हम सिग्मा बस डिफाइन कर देंगे, और बहुत ऑब्वियस है कि सिग्मा जो हम डिफाइन करेंगे वो क्यों कर रहे हैं वैसे। सो लेट सिग्मा बी अ फंक्शन फ्रॉम x to x be defined as sigma be defined as follows: sigma x for each x in x, sigma x is the unique element in x such that g of x equals f sigma x. ये ऑलमोस्ट एक बमर है, मतलब क्या हो रहा है कि g of x तो हमें पता है क्या है, क्योंकि g हमने कुछ चूज़ किया था कैपिटल F के अंदर। तो g of x कोई चीज़ है जो कि f की इमेज में है, राइट। g of x इज़ इन द इमेज ऑफ f, बिकॉज हर चीज़ जो कैपिटल F में है उसकी इमेज f की इमेज के बराबर है। इन पर्टिकुलर ये g की इमेज में है तो ये f की इमेज में भी है, ठीक है। और क्योंकि f इंजेक्टिव था, एक यूनिक चीज़ होगी जो f में इनपुट करेंगे तो ये आउटपुट मिल जाएगा, बस उस चीज़ को हमने शब्दों में लिख दिया। तो सिग्मा x की ये परिभाषा है। नाउ सिग्मा x इज एन इंजेक्टिव फंक्शन दैट यू कैन चेक, नोट दैट, note that sigma is an injective function. मैंने शायद बोला sigma x is an injective function, which was completely wrong. That makes no sense. Sigma is an injective function, क्योंकि अगर सिग्मा इंजेक्टिव नहीं होता तो जी भी इंजेक्टिव नहीं हो सकता, पर जी इंजेक्टिव है। तो सिग्मा इज इंजेक्टिव एंड हेंस बाइजेक्टिव। क्योंकि सिग्मा इज अ फंक्शन फ्रॉम x to x, सिग्मा हैज़ टू बी बाइजेक्टिव।
So that's it. So this shows that there indeed does exist such a sigma, and that finishes the proof of this particular claim. And hence, what is the size of f? The size of f is same as the size of this guy. उसको भी थोड़ा सा और हमें बोलना पड़ेगा उसके लिए. यहाँ तक तो ठीक है कि f is equal to that set, पर note that f composed with sigma cannot be equal to f composed with tau unless sigma is equal to tau. That's very simple. So वो भी मैं आपको एक्सरसाइज के तौर पे छोड़ देता हूँ कि इस चीज़ का जो साइज़ है वो इसके साइज़ के बराबर है. राइट. सो therefore after all is said and done, thus, तो ये क्लेम प्रूव हो गया. एंड thus राइट, सो ये क्लेम यहाँ पे प्रूव हो गया कि thus the size of f is the size of this guy which is equal to the size of this set. ये वाला जो पॉइंट है ये आपका एक्सरसाइज है. ये जो इक्वालिटी है ये एक्सरसाइज है सिंपली बिकॉज आई मीन द रीज़न फॉर दिस इज अगर यहाँ पे दो डिफरेंट एलिमेंट्स चुने जाएंगे तो ये दोनों भी दो डिफरेंट हो जाएंगे. द पॉइंट इज एफ इज इंजेक्टिव, वो चीज़ यूज़ होगी. ठीक है. सो दिस इज अ सिंपल एक्सरसाइज एंड नाउ दिस वी नो इज के फैक्टोरियल. क्योंकि x का साइज k है तो बाइजेक्शंस बिटवीन x एंड x इज k p k विच इज k फैक्टोरियल एंड देयरफॉर द साइज ऑफ f इज k फैक्टोरियल एंड दैट वाज द क्लेम. दैट वाज दिस पर्टिकुलर क्लेम. सो दैट प्रूव्स दिस क्लेम. और इसके बाद जो हमने बोला था कि वी विल जस्ट यूज द फैक्ट दैट अगर कोई सर्जेक्टिव फंक्शन है फ्रॉम a to b, a and b आर फाइनाइट सेट्स सच दैट एवरी फाइबर हैज साइज s, then this equation holds. Using that equation immediately we get the desired result. तो जो बात हमने इंट्यूटिवली बोली थी पिछले स्लाइड में बस उसका ही एग्जीक्यूशन है, शब्दशः वही चीज़ है यहाँ पर ऐसे लिखने के बाद फ़ायदा बस ये है कि कोई संशय नहीं रह जाता, कि किसी भी स्टेप में कोई गड़बड़ नहीं रह जाती. और मेरे ख्याल से देयर इज़ समथिंग टू लर्न फ्रॉम इट. ये बस एक माइंडलेस एक्सरसाइज नहीं है. आई थिंक यूज़फुल है ये, इससे दिमाग खुलता है ये देखने के बाद. ओके, ऑलराइट. आज का आखिरी टॉपिक, ये भी ऑप्शनल फॉर जेईई. पहले हमने देखा कि अगर x और y दो फाइनाइट सेट्स हैं तो जो नंबर ऑफ इंजेक्टिव फंक्शंस है फ्रॉम x टू y उसको हम साइज ऑफ x और साइज ऑफ y के टर्म्स में लिख सकते हैं. वही चीज़ अब हम नंबर ऑफ सर्जेक्टिव फंक्शंस के साथ करना चाहते हैं. तो एक नोटेशन, अगर x और y दो नॉन एम्प्टी सेट्स हैं तो ये जो चीज़ है दिस इज डिनोटिंग the set of all the surjective maps from x to y. ठीक है, नोटेशन. और जिस तरह की चीज़ हम पहले बोल चुके हैं कि अगर हमारे पास फाइनाइट सेट्स हैं x, x प्राइम, y, y प्राइम, और x और x प्राइम के बीच में एक बाइजेक्शन है, फाइनाइट सेट्स की भी कोई आवश्यकता नहीं है इस पूरी चर्चा में. नॉन एम्प्टी सेट्स आर फाइन. इसको काट देता हूँ. हमारे पास चार सेट्स हैं x, x प्राइम, y, y प्राइम, और x और x प्राइम के बीच में एक बाइजेक्शन है और y और y प्राइम के बीच में एक बाइजेक्शन है. तो फैक्ट इज द सेट ऑफ सर्जेक्टिव फंक्शंस फ्रॉम x टू y इज इन बाइजेक्शन विद द सेट ऑफ ऑल द सर्जेक्टिव फंक्शंस फ्रॉम x प्राइम टू y प्राइम. इस तरह की बात हम कई बार बोल चुके हैं तो इस पर मैं और समय नहीं बिताऊंगा, ये आपका एक्सरसाइज है. और अब फाइनली अगर हमारे पास दो फाइनाइट सेट्स हैं x और y जिसमें x का साइज इज़ n और y का साइज इज़ k, और हम ये मान रहे हैं, हम इस पे आऊँगा कि क्यों हम ये मान रहे हैं. तो अगर x का साइज़ n है और y का साइज़ k है तो जो सेट ऑफ ऑल दी सर्जेक्टिव फंक्शंस फ्रॉम x टू y है उसका साइज कैन बी रिटन दिस वे. कॉम्प्लिकेटेड सा है पर फॉर्मूला है, k और n के टर्म्स में एक फॉर्मूला है. और ये इसलिए माना कि अगर k n से बड़ा होता तब तो हमें पता ही है कि कोई भी सर्जेक्टिव फंक्शन नहीं है फ्रॉम x टू y. अगर को डोमेन का साइज़ बड़ा हो गया तो कोई भी सर्जेक्टिव फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा, और इसलिए हमने ये माना है. इस अजम्पशन के अंडर ये फॉर्मूला लिखा गया है. ओके, सो लेट्स सी व्हाई दिस इज ट्रू. मैं बहुत डिटेल में चीज़ें नहीं लिखूंगा, मेन आइडिया बता दूंगा और थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर दूंगा. सो हियर इज द थिंग. सबसे पहले y को ले लेते हैं ये सेट, क्योंकि केवल y के साइज़ से अंतर पड़ता है. y एग्जैक्टली क्या है वो ज़्यादा रेलेवेंट है नहीं, क्योंकि
ये फैक्ट हम पहले देख चुके हैं। तो y मान लेते हैं ये सेट है, इसको मानने में कोई बुराई नहीं है। और अब डिफाइन कर रहे हैं एस आई डिफाइन फॉर ईच आई इन y एस आई as the set of all the maps from x to y जिनकी इमेज में i ना हो। ठीक है, ये सेट क्लियर होना चाहिए। क्यों डिफाइन किया वो अभी नहीं क्लियर है, पर कम से कम इसकी डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए। ओके, एंड नाउ द ऑब्जर्वेशन इज वेरी सिंपल ऑब्जर्वेशन कि जो सेट ऑफ सर्जेक्टिव मैप्स है फ्रॉम x to y दैट इज नथिंग बट S1 complement intersection S2 complement intersection dot 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 SK complement। क्यों ऐसा है? S1 complement क्या है? वो सारे मैप्स फ्रॉम x to y जिनकी इमेज में I हो। S1 वो मैप्स हैं जिनकी इमेज में I नहीं है, तो S1 कॉम्प्लीमेंट। हम जब कॉम्प्लीमेंट कह रहे हैं तो कॉम्प्लीमेंट कहाँ पे ले रहे हैं? यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट ले रहे हैं। वो बोलना चाहिए इस सेट में कॉम्प्लीमेंट ले रहे हैं। ठीक है, तो S1 complement is all the maps from x to y जिनकी इमेज में I है। S2 complement is all the maps from x to y जिनकी इमेज में S1 complement is the set of all the maps जिनकी इमेज में 1 है। S2 complement is the set of all the maps जिनकी इमेज में 2 है, एंड सो ऑन एंड सो ऑन। तो ये इंटरसेक्शन क्या है? वो सारे मैप्स जिनकी इमेज में 1 भी है, 2 भी है, डॉट डॉट k भी है, विच इज़ एग्जैक्टली द सेट ऑफ ऑल द सर्जेक्टिव मैप्स। डेफिनेशन ही वही है सर्जेक्टिविटी की। So this equation is fine and now we can take cardinality of it। अगर ये equation true है तो both side हम cardinality ले सकते हैं और अब inclusion exclusion लगा सकते हैं, right? This is exactly in the template of inclusion exclusion। So this is equal to the size of the master set or the universal set, जो भी बोलना चाहें, minus summation over all the indices mod SI plus summation over all the indices chosen in this way. So 2 are chosen, but they have to be distinct and in order. So summation is running over that with यहाँ पे आएगा SI intersection SJ, and similarly आगे के टर्म्स वो मैं नहीं लिख रहा हूँ। तो अब क्या हो रहा है, ये तो हमें पता है, दिस इज k to the power n, द सेट ऑफ ऑल द मैप्स फ्रॉम x to y, उसका साइज हमें पता है k पावर n है। पर k पावर n को मैं, ठीक है, k पावर n इज फाइन, जो कि यहाँ पे दिख रहा है। आई वुड लाइक टू राइट इट एज k चूज 0 टाइम्स k माइनस 0 टू द पावर n, पर ठीक है ऐसे ही लिखे रहने देते हैं। माइनस समेशन i फ्रॉम 1 टू n मॉड SI। ना मॉड SI क्या है, व्हाट इज दिस? ये आपको सोचना चाहिए। वो सारे मैप्स फ्रॉम x to y जिनकी इमेज में I ना हो। ये x है, ये y है, x का साइज n है, y का साइज k है, पर ये जो आयत नंबर है ये इमेज में ना आए, यानी कि एक तरह से वी आर आस्किंग फॉर द सेट ऑफ ऑल द मैप्स या नंबर ऑफ ऑल द मैप्स फ्रॉम x to y माइनस I। ठीक है, तो उस पर विचार करें कि ये नंबर क्या है, और अगर आप थोड़ा विचार करेंगे तो आपको मिलेगा वो नंबर इज k माइनस 1 टू द पावर n। ऐसे भी सोच सकते हैं कि एक फंक्शन हमें डिफाइन करना है फ्रॉम x to y जिसकी इमेज में I ना हो, तो जो पहला जो x का मतलब कोई भी एलिमेंट है उसके पास k माइनस 1 चॉइसेस है। वो k माइनस 1 में से कोई भी चीज़ पे मैप हो सकता है, और x में कितनी टोटल चीज़ें हैं? n चीज़ें, तो k माइनस 1 टाइम्स k माइनस 1 टाइम्स k माइनस 1 n टाइम्स हो जाएगा। डायरेक्टली सोच सकते हैं, पर ऐसे भी सोच सकते हैं कि इट इज़ नथिंग बट essentially the set of all the function or the number of all the functions from x to y minus I, whatever. So this is equal to that. Similarly, what is this? That is k minus 2 to the power n, क्योंकि SI intersection SJ is exactly those maps from x to y जिनकी इमेज में ना I है ना J है। So that is as good as asking for those maps which are going inside this and domain is x। इतने जितने मैप्स होंगे वही ये साइज है, एंड दैट इज इक्वल टू दिस, एंड दैट इज हाउ इट गोज ऑन। अब
ये जो सम है इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ये समेशन हटा करके मैं यहाँ पे k चूज 1 लिख सकता हूँ, क्योंकि बेसिकली समेशन क्या बोल रहा है, ये तो एक कांस्टेंट, एक नंबर हो गया, इससे कोई मतलब नहीं। तो कितने आए हैं फ्रॉम 1 to n, एग्जैक्टली वही काउंट कर रहा है, विच इज़ k चूज 1। k चूज 1 इज k, पर मैं उसे k चूज 1 लिखूंगा। सिमिलरली कितने दो एलिमेंट सबसेट्स हैं ऑफ द n एलिमेंट सेट 1 up to n, वो एग्जैक्टली मतलब बेसिकली ये जो नंबर है कितनी बार सम हो रहा है उतनी ही बार जितने टू एलिमेंट सबसेट्स हैं ऑफ 1 up to n। सो दिस इज k चूज 2। इस पर थोड़ा विचार कर लें, बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स का बेसिक है ये, एंड सो ऑन। तो बहुत डिटेल में मैंने नहीं समझा है, पर आई होप ये फॉर्मूला समझ में आ गया। और इसी चीज़ को बस समेशन सिंबल यूज़ करके ऐसे लिख सकते हैं। ऑलराइट, ग्रेट। थोड़ा सा इसको और समझ लेते हैं एग्जाम्पल्स की मदद से। हमारे पास k है इन दिस रेंज 1 up to n, x इज दिस सेट, y इज दैट सेट, यानी x इज अ सेट ऑफ साइज n, y इज अ सेट ऑफ साइज k। तो ये जो कार्डिनैलिटी है हमने अभी देखा, उसका फॉर्मूला ये है। अलग अलग k के लिए देख लेते हैं ये एक्चुअली बनता क्या है, कंप्यूट करके देख लेते हैं। सो अगर k 1 है तो हमें आंसर ऐसे ही पता है, कितने सर्जेक्टिव फंक्शंस हो सकते हैं फ्रॉम x to y। अगर k की वैल्यू 1 है यानी कि y में एक ही एलिमेंट है, क्लियरली एक ही फंक्शन हो सकता है। इसमें ही केवल एक फंक्शन है, मैप्स फ्रॉम x to y, इसमें केवल एक ही फंक्शन होगा अगर y का साइज़ 1 है। पर ठीक है, देखते हैं फॉर्मूला क्या बोलता है। फॉर्मूला बोलता है कि r विल गो फ्रॉम 0 to 0, क्योंकि अगर k 1 है सो k minus 1 is 0, so r is going from 0 to 0. So the formula says this must be equal to minus 1 to the power 0, 1 choose 0, 1 minus 0 to the power n, which is 1. So that's fine. k equals 2 के लिए फॉर्मूला बोलता है कि r is going from 0 to 1, and for r is equal to 0, this is the term. r equals 1 के लिए this is the term, and that's it. So what is this? This is equal to, पहला टर्म आ रहा है नहीं, something is wrong here. ये एक्चुअली k minus r है शायद, एक सेकेंड। Yeah, this should be k minus r. Let me check. मैंने क्या लिखा हुआ है? ये तो ठीक ही है। This should be r. मैंने कुछ गड़बड़ लिखा है क्या? नहीं, ठीक है। I think this is fine. Yeah. So what is this equal to? This is equal to 2 power n minus 2, which is fine, क्योंकि what are all the surjective maps going from the n element set to this 2 element set? कौन कौन से मैप्स हैं जो सर्जेक्टिव नहीं हैं? वही वाले जो या तो केवल 1 पे सबके सब चले जाएं या केवल 2 पे सबके सब चले जाएं। सो 2 मैप्स ऐसे हैं जो सर्जेक्टिव नहीं है, बाकी सारे मैप्स सर्जेक्टिव हैं। सो द टोटल नंबर ऑफ मैप्स इज दिस मच, जिनमें से कि 2 सर्जेक्टिव नहीं है। सो इट डज मेक सेंस। 3 के लिए कंप्यूट कर लेते हैं। सो दैट इज -1 to the power 0, 3 choose 0, etc etc. And this is equal to 3 power n minus 3 times 2 power n plus 3. I think यही आ रहा है। या आई होप ऑल कैलकुलेशंस आर फाइन। पर इसको अब थोड़ा इंटरप्रेट करना मुश्किल है, इतना आसान नहीं है जितना इन दोनों के लिए था। पर ठीक है, जो भी है, तो आप देख पा रहे होंगे कि दिस इज़ अ वेरी यूजफुल फार्मूला। All right, so with that I want to end this lecture. As usual, like, comment, share, subscribe, and I will see you next time.